हेलो प्यारे बच्चों, मैं आजाद सर आप सभी बच्चों को CWH साइंस के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज बच्चों आप सभी को हम मॉडल सेट 2026 का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर करवाएंगे। और सब्जेक्टिव में कौन से क्वेश्चन बच्चों 3 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चंस करवा दिए थे। पार्ट 1 में जाकर देख लीजिएगा बच्चों, पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव्स भी करवा दिए थे और साथ ही साथ आपको मैंने सब्जेक्टिव में 1 मार्क्स क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम लोग करेंगे बच्चों 3 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चंस को करेंगे। तो इससे पहले आज का क्लास को शुरुआत करेंगे एक छोटा सा मोटिवेशनल शायरी से। क्या आप सुनने के लिए तैयार है? तो सुनिए बच्चों। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल का मुसाफिर, थक कर ना बैठे मंजिल का मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। तो इसी मोटिवेशनल शायरी के साथ आज का क्लास को शुरुआत करेंगे बच्चों। तो देखिए, हम लोगों ने देखा था कि जैक मॉडल सेट 2026 का जो आने वाले आगामी परीक्षा में है, टोटल 4 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। पहला सेक्शन में एमसीक्यू होगा सर, दूसरा पहला सेक्शन में एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू होगा। दूसरा जो एमसीक्यू कहां से कहां तक सर, तो 1 से लेकर 25 तक। दूसरा जो है बच्चों सेक्शन बी जो है वो 26 से लेकर 34 तक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होगा, 1 मार्क्स क्वेश्चन, जो मैंने करवा चुका है बच्चों। और आज मैं आपको सेक्शन सी करवाऊंगा, 35 से लेकर 42 क्वेश्चन बच्चों, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और आपको कोई 6 प्रश्न ही देने हैं उत्तर। उसके बाद बच्चों 5 नंबर या सवाल को करवाएंगे। और 5 नंबर या सवाल कहां से कहां मिलेगा बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 43 से लेकर 48 तक पाया जाएगा। लॉन्ग आंसर टाइप है और ये सारे सवालों को हम लोग करेंगे, यानी 3 मार्क्स और 5 मार्क्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों क्लास का शुरुआत करेंगे। 3 मार्क्स में बच्चों सेक्शन सी में पाई जाएगा। और सेक्शन सी में बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है 35 नंबर, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोड क्षमता क्या होती है। तो सुनिए बच्चों, इलेक्ट्रोड क्षमता कुछ और नहीं, ये आप लोग जानते हैं बच्चों, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, वोल्टाइक सेल होता है, 2 ठो हाफ सेल होता है। यहां पर एक इलेक्ट्रोड लगी होती है सर, यहां भी एक इलेक्ट्रोड लगी होती है। अरे हाँ कि नहीं। और यहां से क्या होता है, बल्ब वगैरह कनेक्ट होती है, कोई दिक्कत, बीच में साल्ट ब्रिज होती है, बीच में साल्ट ब्रिज कनेक्ट करती है दोनों हाफ सेल्स को। अब यहां से जो मान लीजिए जो भी इलेक्ट्रोड होगा यानी जिंक का होगा, तो जिंक टूट कर बच्चों किस में बदल जाएगा, Zn2+, Zn2+, Zn का 2+, Zn का 2+, Zn का 2+, Zn का 2+, और यहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इधर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज आ गया बच्चों, कटायन आ गए, इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया। दोनों के बीच में इधर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में क्या होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, चार्ज के बीच सेपरेशन है, तो चार्ज के बीच सेपरेशन होगा, वहां एक क्रिएट होगा पोटेंशियल डिफरेंस, वहां क्रिएट होगा पोटेंशियल डिफरेंस, इस जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड है ये, और इधर है क्या, इसी का आयन है। तो इलेक्ट्रोड और इसी के आयन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उसी को कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे बच्चों, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन इन द सॉल्यूशन इज नॉन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी बच्चों इलेक्ट्रोड और इसी का आयन यानी जिंक का इलेक्ट्रोड है और जिंक का ही आयन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उसी को कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी जिस इलेक्ट्रॉन लेना और उसी के आयन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन इन द सॉल्यूशन इज नॉन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दूसरे भाषा में हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं, तो 2 प्रकार का इलेक्ट्रोड होती है, एक एनोड और दूसरा कैथोड होती है। एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, दूसरा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने का, दूसरे इलेक्ट्रोड के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। तो इलेक्ट्रोड का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने का और इलेक्ट्रोड का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने का, उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन और टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गेन इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो दूसरी भाषा में कह सकते हैं बच्चों, एक तो इस लाइन में लिख सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन इन द सॉल्यूशन इज नॉन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दूसरी भाषा में आप लिख सकते हैं बच्चों, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड to lose electron or the tendency of an electrode to gain electron
when it is in contact with the solution of its own ion is known as electrode potential। यानी बच्चों इलेक्ट्रॉड के पास टेंडेंसी होना इलेक्ट्रॉन को लूज करने का या इलेक्ट्रॉन को गेन करने का अपना ही सॉल्यूशन में आयंस में जब रहेंगे तब, तो इसी को बोलेंगे टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉड टू लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन इज नोन एज इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल। कोई दिक्कत बच्चों, कोई परेशानी नहीं। अगला बच्चा इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल क्या होता है समझिए। इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल जो होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल की वैल्यू किन किन चीजों पर निर्भर करती है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। इन सभी चीजों पर इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल डिपेंड करती है। किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, तो नेचर ऑफ मेटल पर डिपेंड करती है। अगला पॉइंट बच्चों, इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा वो नेचर ऑफ मेटल पर डिपेंड किया। दूसरा नेचर ऑफ मेटल आयन इन द सॉल्यूशन, नेचर ऑफ मेटल आयन इन द सॉल्यूशन। तीसरा बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन इन द सॉल्यूशन। चौथा है बच्चों टेम्परेचर। इन्हीं चारों कारकों पर निर्भर करती है इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। सो अगला चलेंगे बच्चों, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल दो प्रकार का, एक ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल और दूसरा होता है प्यारे बच्चों रिडक्शन इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉड रिडक्शन इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल। तो पहला लिखेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल किसे कहेंगे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल कहेंगे किसे कहेंगे, तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल उसे कहेंगे वह इलेक्ट्रॉड जिसके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल। यानी ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने का जो टेंडेंसी रखेगा उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल। यानी मान लीजिए बच्चों मेटल सॉलिड है, यानी गेन लॉस करने की टेंडेंसी हुआ तो Mn+ हो गया एक्वस और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल को कैसे देखेंगे, तो इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल को E से दिखाते हैं। ये क्या कर रहा है सर, तो मेटल को Mn+ में बदल दे रहा है और यही कहलाएगा बच्चों ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल। इसी को ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल कहेंगे। कोई दिक्कत हुआ। दूसरा प्यारे बच्चों आपका है रिडक्शन इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल। इसी में आपका एक और क्या है, रिडक्शन इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल। रिडक्शन इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल किसे कहेंगे, तो इलेक्ट्रॉड के पास टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की होती है, उसे कहेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल। यानी कि बच्चों आपके पास Mn+ है एक्वस है, ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और मेटल सॉलिड बन जाता है। तो इसको रिडक्शन इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल को कैसे दिखाएंगे, ई सर Mn+ से m बन जाना ही कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रिडक्शन इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल। क्या कहलाएगा, रिडक्शन इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल। तो ये कंप्लीट आंसर हो गया बच्चों। तो पूरा कंप्लीट आंसर कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप डिफिनीशन लिख दोगे, दो भाषाओं में डिफिनीशन लिख दिए बच्चों। तीसरा लिख दीजिए किन किन चीजों पर इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल का वैल्यू डिपेंड करता है, और चौथा बच्चों कि कितने टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल कितने प्रकार के होते हैं। कंसेप्ट क्लियर, तो इन सवालों को लिख लेंगे बच्चों। अगला सवाल की ओर चलते हैं। डिपिक्ट द, बच्चों बहुत बढ़िया से सवाल है और इस सवाल को करने का प्रयास करेंगे। डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन द सेल रिएक्शन। यानी गैल्वेनिक सेल्स को डिपिक्ट करना है, उस गैल्वेनिक सेल्स का, हिंदी में बच्चों उस गैल्वेनिक सेल का चित्रण करें, उस गैल्वेनिक सेल का चित्रण करें जिसमें सेल अभिक्रिया होती है। यानी बच्चों जिसमें सेल अभिक्रिया होगा उसका चित्रण करना है। यानी बच्चों आपको डायग्राम भी बनाना है। चलिए बच्चों उसका चित्रण करते हैं। सबसे पहले देखिए इधर सर कैल्शियम है, तो कैल्शियम बच्चों क्या बन गया, कैल्शियम से Ca2+ बन गया, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और Ag+ से क्या कर गया सर, Ag+ से क्या हो गया, Ag हो गया, रिडक्शन किया। तो देखिए बच्चों दो प्रकार का हाफ सेल होती है, एक हाफ सेल होगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरा होगा बच्चों रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल को किधर लिखते हैं, लेफ्ट साइड, किधर लिखते हैं, लेफ्ट साइड। इसका ट्रिक भी बच्चों LOH
LOAN, लोन से ध्यान दीजिएगा, यानी लेफ्ट वाले में ऑक्सीडेशन और एनोड होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तो लेफ्ट वाले में ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन कौन करेगा सर? तो कैल्शियम ने ऑक्सीडेशन किया, कैल्शियम ने ऑक्सीडेशन किया। रिडक्शन किसने किया? तो सिल्वर ने किया। अरे कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए कैसे चित्रण करेंगे बच्चों, इधर वाला ऑक्सीडेशन, उधर वाला रिडक्शन, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीडेशन जो करेंगे बच्चों, तो कौन ऑक्सीडेशन करेगा सर? कैल्शियम। ऑक्सीडेशन करके किस में टूट जाता है सर? तो Ca का 2 प्लस में, Ca का 2 प्लस में, Ca का 2 प्लस में टूट जाती है। क्लियर है? कोई दिक्कत? यहां पर कौन है सर? तो ये सिल्वर का मेटल है, सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, और यहाँ सिल्वर का ही आयन होगा, Ag प्लस और Ag प्लस होगा। अब यहां से क्या करेंगे बच्चों? बल्ब को कनेक्ट कर दीजिए और लगा दीजिए। इसके बीच में क्या लगाते हैं? तो साल्ट ब्रिज लगाते हैं। एकदम मस्त चित्रण कीजिए बच्चों, जितना बेहतरीन चित्रण कर सकते हैं, और इसे लिख दीजिए साल्ट ब्रिज। क्या लिख दीजिए? साल्ट ब्रिज। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। यहां से क्या हुआ? यहां साल्ट होगा सर, किसका? कैल्शियम का, यानी साल्ट ऑफ कैल्शियम का। यहां पर भी साल्ट होगा तो किसका बच्चों? साल्ट होगा तो किसका? सिल्वर का साल्ट होगा। कोई दिक्कत है? यहां नहीं। यहां क्या करेगा? कैल्शियम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और यहां सिल्वर इलेक्ट्रॉन को गेन करके यहां जाएगा, और ये लॉस करेगा। तो देखिए बच्चों, छाया चित्रण इसी तरह से आपको कर देना है। लिखना कैसे है सर? तो देखिए, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन क्या हुआ सर? ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन क्या हुआ सर? पूरा इसी तरह से लिखिएगा बच्चों। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन किया सर कैल्शियम, यानी कैल्शियम सॉलिड था, उसने टूट गया कैल्शियम 2 प्लस एक्वस में, और दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। दूसरा लिखेंगे बच्चों रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन में क्या हुआ सर? तो यहां पर देखें कि सर Ag प्लस एक्वस है, Ag प्लस एक्वस ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके यहां से बन गया बच्चों सिल्वर सॉलिड। कोई दिक्कत है? 2 लगा देंगे, क्योंकि 2 लॉस कर रहा है, तो यहां भी 2 लगा देंगे, 2 हो जाएगा। अब यहां से देखिए बच्चों, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसे कहते हैं एनोड, तो इसे लिख देंगे, एनोड लिख देंगे। और जहां रिडक्शन होती है उसे कहेंगे कैथोड। कोई दिक्कत नहीं। यानी आपको जो ट्रिक था उस पर मैच किया कि नहीं किया? LOAN, यानी लेफ्ट में ऑक्सीडेशन है, बिल्कुल ऑक्सीडेशन है सर, एनोड है, एनोड है, इस पर चार्ज नेगेटिव का, और इस पर चार्ज हो गया नेगेटिव का, और इस पर चार्ज हो गया प्यारे बच्चों पॉजिटिव का, और ये सबसे बेहतरीन चित्रण हो गया। इसी तरह से चित्रण कर दीजिएगा। क्लियर है? अब यहां से देखिए नेक्स्ट बच्चों, सेल रिप्रेजेंटेशन यहां पर हो गया। सेल रिएक्शंस तो लिखा हुआ है, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे सर? तो सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं बच्चों, इधर लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, इधर लिखते हैं रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, दोनों के बीच में साल्ट ब्रिज। इधर ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, इधर रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, दोनों के बीच में साल्ट ब्रिज। तो ऑक्सीडेशन में क्या हुआ सर? तो कैल्शियम सॉलिड जो था सर वो टूट गया किस में? कैल्शियम 2 प्लस में। और रिडक्शन में क्या हुआ था सर? Ag प्लस हमारा एक्वस जो था वो किस में टूट गया सर? Ag सॉलिड में। अरे डन है कि नहीं? और यही हमारा होगा बच्चों। यहां तक कंप्लीट लिखिएगा, तभी आपको 3 में 3 नंबर मिलेंगे। और मैं प्यारे बच्चों लिख लिख कर ही आपको बताऊंगा। क्लियर है? अगला सवाल की ओर चलते हैं। यानी बच्चों जब इस सवाल को लिखने के लिए आएगा तो क्या करिएगा? चित्रण कर दीजिएगा। एक तरफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन को बनाइएगा, एक तरफ रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन को, एक एनोड वाला नेगेटिव, एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव, बीच में साल्ट ब्रिज कनेक्ट कर दीजिएगा, और इस तरह से बना दीजिएगा। चलिए बच्चों अगला रिएक्शन, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स? लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के बीच में डिफरेंस क्या है? इन डिफरेंस को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बच्चों, लेंथेनॉइड्स किसे कहेंगे, एक्टिनॉइड्स किसे कहेंगे? यानी लेंथेनॉइड्स किसे कहेंगे, एक्टिनॉइड्स। तो यहां से देख रहे बच्चों, सेरियम से लेकर लुटेटियम तक को लेंथेनॉइड्स कहते हैं, और एक्टिनॉइड्स कहेंगे बच्चों थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक को क्या कहेंगे? एक्टिनॉइड्स कहेंगे। इससे सर लेंथेनॉइड्स किसे क्यों कहा गया? कि ये जो लेंथेनम एलिमेंट है उससे सभी का प्रॉपर्टीज मैच करता है, यानी लेंथेनम एलिमेंट से जिन जिन तत्व का प्रॉपर्टीज मैच करती है उसे लेंथेनॉइड्स कहा गया, और जिन जिन तत्वों का प्रॉपर्टीज एक्टिनियम तत्व से मैच करता है उसे एक्टिनॉइड कहते हैं। यानी एक्टिनियम ये तत्व है, इनसे थोरियम प्रोटेनियम से लेकर बच्चों लॉरेंसियम तक मैच करता है, और लेंथेनम से मैच करता है सेरियम से लेकर लुटेटियम तक। और
ये कहा गया बच्चों क्या, इनकी प्रॉपर्टीज मैच करता है लेंथेनम से, इसलिए इसे लेंथेनाइड्स कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज जो है बच्चों वो मैच करता है एक्टिनियम से, इसे एक्टिनाइड्स कहा गया। समझ में आया? यानी जिन तत्व का प्रॉपर्टीज लेंथेनम से मैच करेगा उसे लेंथेनॉइड्स कहेंगे, और जिन तत्व का प्रॉपर्टीज एक्टिनियम से मैच करेगा एक्टिनॉइड कहेंगे। तो यही चीजें हो गई बच्चों। तो यहां पर लिखेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट मैच्ड विद द लेंथेनम इज नॉन एज लेंथेनॉइड्स। पहला पॉइंट क्लियर है? यानी जिन जिन तत्वों का प्रॉपर्टीज लेंथेनम से मैच करता है उसे लेंथेनॉइड्स कहते हैं, और जिन जिन तत्वों का प्रॉपर्टीज एक्टिनियम से मैच करता है उसे एक्टिनॉइड्स कहते हैं। पहला डिफरेंसेस क्लियर सर। दूसरा डिफरेंसेस, यानी इन सभी तत्वों का लेंथेनम से मैच करती है, और इन सभी तत्वों का लेंथेनम से मैच करती है तो कहां से कहां तक है? सीरियम से लेकर लुटेटियम तक। और बच्चों ये बच्चों एक्टिनॉइड कौन कहलाएंगे? थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये कहां से कहां लाइक किया, यानी दे आर फ्रॉम सेरियम टू लुटेटियम, ये सेरियम से लुटेटियम तक पाई जाती है, और दे आर फ्रॉम थोरियम टू लॉरेंसियम, यानी 90 से 103 तक, और ये बच्चों 58 से लेकर 71 तक। इसे कहते हैं बच्चों लेंथेनॉइड सीरीज, और इसे कहते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। सुनिए बच्चों अगला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन जो लेंथेनॉइड सीरीज में होती है वो 4p में भरती है, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन आर प्रोग्रेसिवली फील्ड इन 4p। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर 4p में भरेगा तो उसे कहेंगे बच्चों लेंथेनॉइड्स कहेंगे, और एक्टिनॉइड्स जो होते हैं उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 5p में फील करती है, तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? उसे हम लोग कहते हैं क्या? उसे कहते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। अगला बच्चों जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात करेंगे बच्चों। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनॉइड्स की बात करेंगे तो क्या होता है सर? तो जेनएन तो होता है, यहां पर 4p में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से लेकर 14 तक होती है। 5d में इलेक्ट्रॉन की संख्या सर कहां से कहां तक? 0 से 1 तक होती है, और 6 से 2 होती है। अगर यहां पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे सर तो रेडॉन तो हो गए, और यहां 4p में इलेक्ट्रॉन की संख्या कहां से कहां तक सर? 1 से लेकर 14 तक होता है। सॉरी बच्चों 4p नहीं 5p में, 5m में 1 से लेकर 14 तक होता है। 6d में इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 से 1 तक, और 7s2 तक होता है। क्लियर है? यहां तक में कोई दिक्कत है? अगला पॉइंट की ओर चलेंगे बच्चों। अगला पॉइंट है कि इसमें लेंथेनॉइड्स में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पाई जाती है, और एक्टिनॉइड में एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है। यानी बच्चों एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस, एक्टिनॉइड इधर लेंथेनॉइड है बच्चों, लेंथेनॉइड contractions are observed, are present here available in बच्चों present in लेंथेनॉइड सीरीज। यानी लेंथेनॉइड सीरीज में बच्चों आपका क्या होती है? आपका क्या होती है बच्चों? लेंथेनॉइड सीरीज में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पाई जाती है, यानी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस आर प्रेजेंट इन लेंथेनॉइड सीरीज में। ओके बच्चों, यहां पर क्या है सर? एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पाई जाती है। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस आर प्रेजेंट इन एक्टिनॉइड सीरीज, यानी एक्टिनॉइड सीरीज में बच्चों एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस पाई जाती है। यहां पर लिखेंगे बच्चों इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4p और इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 5p, यानी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन है 4p और ये इसके बच्चों रीजन है 5p। तो लिखेंगे नेक्स्ट बच्चों इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4p इलेक्ट्रॉन की वजह से, एंड इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 5p इलेक्ट्रॉन। ये पॉइंट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। इतना सारा पॉइंट्स को आपको हमने बता दिया। 3 नंबर इनफ है बच्चों, 3 नंबर इनफ है। तो सबसे पहले लिख दीजिएगा जिन तत्व का प्रॉपर्टीज लेंथेनम से मैच करेगा लेंथेनॉइड्स कहते हैं, और जिन तत्व का प्रॉपर्टीज एक्टिनियम से मैच करेगा एक्टिनॉइड कहेंगे। अगला बच्चों ये सेरियम से लेकर लुटेटियम तक पाई जाती है, ये थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक पाई जाती है। अगला पॉइंट लास्ट इलेक्ट्रॉन 4p में भरेगा, यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन 5p में भरेगा। अगला पॉइंट इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4p में 1 से लेकर 14 तक, 5d में 0 से 1 तक, 6 से 2। यहां पर बच्चों इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5p में 1 से लेकर 14 तक, 6d में 0 से 1 तक, और 7s2 होगा। इसमें पाया जाएगा बच्चों लेंथेनाइड्स में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पाई जाती है, एक्टिनॉइड में एंटिक्नाइड कॉन्ट्रैक्शन पाई जाती है। कांसेप्ट क्लियर? इसमें बच्चों
4f इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की वजह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और यहाँ पर 5f इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की वजह से एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पाई जाएगी। चलिए अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन, और यह सवाल हर बार आता है और इस बार भी आएगा, तो 3 नंबर यहां से पक्का कर लीजिए बच्चों, 3 नंबर यहां से पक्का कर लीजिए, और बहुत ही आसान भी है। तो देखिए प्यारे बच्चों कैसे लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, यानी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा, तो कोबाल्ट का जिसका निकालना उसे एक्स लिखेंगे, इसका सर अमोनिया का 0 होता है, नाइट्राइट का -1 होगा सर, क्लोरीन का 2 क्लोरीन है तो -2 लिखेंगे बराबर 0, तो यहां से x बराबर +3 निकल जाता है, यानी इसको समझ लीजिए बच्चों। अब नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे सर, तो कितना अमाइन है 5 गो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 5 गो अमाइन, तो पेंटा अमाइन, NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिटो N बोलते हैं, कोबाल्ट होगा और उसके बाद चार्ज लिखते हैं 3 और लास्ट में क्लोराइड। अरे हाँ कि नहीं, तो क्या लिखेंगे सर, कि एक अमाइन है 5 गो अमाइन है, तो क्या लिखेंगे सर, पेंटा अमाइन नाइट्रीटो N, उसके बाद क्या है कोबाल्ट, टोटल कितना सर 3 और लास्ट में लिख देंगे बच्चों क्लोराइड। कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं सर। अगला क्वेश्चन सर, यहाँ पर किए हुआ अमाइन 4 गो, तो टेट्रा अमाइन, डाइक्लोरिडो, और यहाँ पर 2 क्लोरीन तो डाइक्लोरिडो, उसके बाद क्रोमियम, और क्रोमियम के बाद लास्ट में क्लोराइड लग जाएगा। इसका चार्ज कितना लिख लेगा सर, तो चार्ज इसका निकालेंगे तो इसका x लिखेंगे, इसका 0 होता है, Cl का 2 Cl का -2, 1 Cl का -1 बराबर 0, तो x बराबर +3 निकल जाएगा, हाँ कि नहीं। नाम लिखेंगे तो के अमाइन है 4 गो, तो 4 अमाइन के लिए क्या लिखेंगे सर, टेट्रा अमाइन, उसके बाद क्या होगा, के क्लोरिडो है 2 तो क्लोरीन है, तो लिखेंगे बच्चों ट्राई क्लोरिडो, उसके बाद क्रोमियम के बाद 3 निकला 4 सर, और लास्ट में लिखेंगे बच्चों क्लोराइड, लास्ट में क्या लिखेंगे क्लोराइड। नाम के बीच में पहला लेटर कैपिटल, नाम के बीच में कहीं गैप नहीं है, लास्ट क्लोराइड है तो उसमें गैप होगा, लास्ट क्लोराइड होगा तो वहां गैप होगा। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर देखिए, इसमें तो कोई को वाटर है तो वाटर को एक्वा बोलते हैं, कि एगो एक्वा है तो 6 गो है, तो लिखेंगे बच्चों हेक्सा एक्वा। उसके बाद क्या है सर, पॉजिटिव चार्ज है तो आयरन ही लिखेंगे, आयरन कितना चार्ज है सर, तो 2 है, उसके बाद हेक्सा एक्वा आयरन 2, हेक्सा एक्वा आयरन 2, यही हो जाएगा बच्चों। इसका हो गया पेंटा अमाइन नाइट्रिटो N कोबाल्ट 3 क्लोराइड, क्लियर है। टेट्रा अमाइन डाइक्लोरिडो क्रोमियम 3 क्लोराइड, इसका हेक्सा एक्वा आयरन 2 खत्म। अगला सवाल चलो बच्चों, आराम से बनाएंगे, मजे से बनाएंगे बच्चों, वीडियोज लंबी होगी, घबराने का टेंशन नहीं बच्चों, लेकिन आपको समझ में भी आना चाहिए। चलिए बच्चों अगला सवाल की ओर बनाते हैं और बेहतरीन तरीकों से इसको भी बनाते हैं। चलिए इसको बनाएंगे सर कि आपके पास OH ग्रुप है और 3Br2 से रिएक्शन करेगा तो ब्रोमीन जाकर तीनों जगह जाकर जुड़ जाती है बच्चों, यानी कहां पर सर, तो एगो 2 सेकेंड पोजीशन पर, एक बच्चों 4th पोजीशन पर जाकर जुड़ जाएगा, और एक जुड़ जाएगा बच्चों 6th पोजीशन पर जुड़ जाएगा, और इसे कहते हैं बच्चों 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल, और प्लस निकाल देंगे बच्चों 3HBr निकल जाएगा। पॉइंट क्लियर है। दूसरा सवाल है आपके पास, चलिए बड़ा कर देते हैं बच्चों, तो बड़ा कर देंगे तो आपको आराम से लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले सर OH 3Br2 से रिएक्शन करेगा तो ब्रोमीन तीनों जगह जाकर जुड़ जाएगा, और तीनों जगह जाकर जुड़ता है, कहां पर जुड़ता है सर, तो ये सवाल हमेशा पूछती है बच्चों। एक दूसरे पोजीशन पर Br जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत, एक जुड़ जाएगा बच्चों 4थे पोजीशन पर, और एक जुड़ जाएगा यहां पर, और प्लस निकल जाएगा 3HBr। HBr निकल जाएगा, कोई दिक्कत हुआ नहीं। दूसरा है रिएक्शन बच्चों कि CH3CuNH2, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे दिया वाटर को उपस्थिति में, रिडक्शन करेगा सर, रिडक्शन करेगा, ये ऑक्सीजन गायब होगा और यहाँ हाइड्रोजन जुटेगा, तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ से CH3 हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन जुट जाएगा और यहाँ से NH2 हो जाएगा। डन है, कोई दिक्कत नहीं होना है। ये होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, क्योंकि अमाइड का रिएक्शन Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH है। होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या होता है, तो CO ग्रुप गायब हो जाएगा, ये कम हो जाएगा और सीधे बच्चों हमारा क्या बन जाएगा, अमाइन बन जाती है। तो देखिए बच्चों अमाइन कैसे बनेगा, तो यहां से हम लोग बेंजीन लेंगे और CO ग्रुप वहां से गायब हो जाएगा और सीधे क्या बच जाएगा सर, NH2 ग्रुप। कोई दिक्कत है। एक्स्ट्रा में क्या निकलता है सर, तो 2NaBr निकल जाती है, प्लस Na2CO
थ्री निकलती है। ये सब लिखना चाहे तो लिखिए बच्चों, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं भी लिख सकते बाय प्रोडक्ट। ये मेन है, इसको लिखना अति आवश्यक है। यहाँ 4 मोल ऑफ NaOH होना चाहिए। चलिए बच्चों, इन सवाल को कर दिए। फिल इन द ब्लैंक से पक्का 3 क्वेश्चन आता है, हमेशा आएगा, और आएगा बच्चों तो आएगा। चलिए बच्चों, अगला सवाल की ओर चलते हैं। रूपांतरण करनी है, यानी बच्चों आप निम्नलिखित रूपांतरण के बारे में कैसे लाएंगे। यानी बच्चों आपको कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन बहुत ही आसान होती है, आप आसानी से बना लेंगे। तो शुरुआत करते हैं बच्चों कन्वर्जन को बनाने के लिए। कैसे बनेगा तो देखिए, सबसे पहला कन्वर्जन आपके पास है, वह कहां से ले जाना है, इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड। कहां से लेकर जाना है सर, तो इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड। देखिए बच्चों कन्वर्जन है, पहला कन्वर्जन है बच्चों इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड। इथाइल क्लोराइड बनाते हैं सर, इथाइल क्लोराइड। इथाइल का मतलब ये हमारा इथाइल क्लोराइड हो गया, CH3 CH2Cl, ये है आपका इथाइल क्लोराइड। और इथिलाइल क्लोराइड को लेकर जाना है सर प्रोपेनोइक एसिड पास। प्रोपेनोइक एसिड देखिए बहुत ही आसान है और बहुत ही बेहतरीन भी है, प्रोपेनोइक एसिड। तो इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड जाना है, तो सर एक कार्बन बढ़ा के कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना है, और जहां एक कार्बन बढ़ाना है बच्चों तो उसमें के लिए लगाएंगे केसियन, यानी लाएंगे बच्चों अल्कोहलिक केसियन का इस्तेमाल करेंगे। अल्कोहलिक केसियन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे ही अल्कोहलिक केसियन का इस्तेमाल जैसे ही करेंगे बच्चों तो CN ग्रुप जुड़ जाएगा। भैया यहां से CH3 हो गया, CH2 हो गया, और CN जुड़ गया, साइनाइड हो गया बच्चों। और इसके बाद यहां से क्या करेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे, और जैसे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमारा प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। समझ में आया, इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड कैसे जाना है, क्लियर है। अगला सवाल की ओर चलेंगे बच्चों। अगला सवाल है आपके पास, सर क्लोरोबेंजीन से पारा नाइट्रोफेनॉल जाना है, यानी क्लोरोबेंजीन से पारा नाइट्रोफेनॉल। देखिए बच्चों आपको क्लोरोबेंजीन से पारा नाइट्रोफेनॉल जाना है। क्लोरोबेंजीन से पारा नाइट्रोफेनॉल जाना है, तो कैसे जाएंगे तो देखिए बच्चों, आपके पास क्लोरोबेंजीन है सर, क्लोरोबेंजीन है, लीजिए भैया क्लोरोबेंजीन बना दिया हमने। ये है आपके पास क्लोरोबेंजीन। आपके पास देखिए बच्चों क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन को देखने का प्रयास कीजिए। देखिए आपके पास क्लोरोबेंजीन है, और क्लोरोबेंजीन को कहां लेकर जाना है सर, तो क्लोरोबेंजीन को जो लेकर जाना है वो पारा नाइट्रोफेनॉल पास लेकर जाना है। देखिए प्यारे बच्चों बहुत आसान है, पारा नाइट्रोफेनॉल, यानी पारा पर नाइट्रो लग जाना चाहिए सर, यहां से OH होना चाहिए, तो पारा नाइट्रोफेनॉल पास कैसे जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों नाइट्रो ग्रुप जोड़ना है, तो नाइट्रो ग्रुप जोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करेंगे सर कॉन्क HNO3 का इस्तेमाल करेंगे, कि इसकी उपस्थिति में सर कॉन्क H2SO4 का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है, तो यहां से क्या जुड़ जाएगा, NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा, वो भी प्यारे बच्चों पारा पोजीशन पर। क्लियर है, क्योंकि ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो पारा पोजीशन पर जुड़ गया। अब हमें क्या करना, क्लोरीन को हटाकर OH लगाना, तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे सर एक्वस NaOH का। किसका इस्तेमाल करेंगे, एक्वस NaOH, और दूसरा HCl। HCl के जगह पर H+ लेंगे बच्चों, बनकर तैयार होगा। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज व्हाट, क्लोरोबेंजीन। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, और इसका नाम है बच्चों पारा नाइट्रोफेनॉल। तो क्लोरोबेंजीन से पारा नाइट्रोफेनॉल जाने के लिए पहले नाइट्रो ग्रुप लगाएंगे, कॉन्क HNO3 और H2SO4 की उपस्थिति में, फिर क्लोरीन को हटाकर OH लगाना है, तो इसके लिए एक्वस NaOH और दूसरा H+ का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट क्लियर है। तीसरा सवाल बच्चों, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन जाना है, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन जाना है। तो देखिए बच्चों दूसरा था ये, तीसरा सवाल 1 ब्रोमोप्रोपेन, तो देखिए बच्चों यहां से क्या लगा हुआ है, 1 पर ब्रोमो है, इसको लिखेंगे सर 1 ब्रोमो प्रोपेन से लेकर जाना है 2 ब्रोमो प्रोपेन तक।
टू ब्रोमोप्रोपेन। तो हर बीच वाला सर, बीच में ब्रोमीन कहां लगा हुआ है सर, यहां पर हमें बीच में ले आना है, तो उसके लिए मार्कोनिकॉप का इस्तेमाल करेंगे। मार्कोनिकॉप तभी लगेगा जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा, तब पहले इसे अल्कीन बनाएंगे और इसको अल्कीन बनाने के लिए रिएक्शन करेंगे बच्चों अल्कोहलिक KOH के साथ। अल्कोहलिक KOH से क्या होता है बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन, यहां से ब्रोमीन निकल जाएगा, यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहां से बन जाएगा सर CH3 CH डबल बॉन्ड और यहां से क्या होगा CH2। अब यहां से यहां जाना है सर, आराम से मार्कोनिकॉप लगा देंगे और मार्कोनिकॉप के लिए HBr लेंगे। Br वहां जाकर जुटेगा जहां हाइड्रोजन एटम की संख्या कम है और इस तरह से बन जाएगा बच्चों 2 ब्रोमो प्रोपेन। 2 ब्रोमो क्या होगा, प्रोपेन, और इस तरह से 2 ब्रोमोप्रोपेन बन गया, यानी 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन इस तरह से बन जाएगा। कन्वर्जन क्लियर है, 3 नंबर आ जाएगा। अरे हाँ कि नहीं बच्चों, बोलो डन है कि नहीं है। अगला सवाल है आईपेक नेम। आईपेक नेम तो आसान होती है, इसका जरूर प्रयास कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, आराम से आपका इससे नंबर उठ जाएगा बच्चों। तो देखिए आईपेक नेम कैसे करेंगे। राइट द आईपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। पहला आपका क्या है सर, सबसे पहला है सर C6H5। तो C6H5 को हम लोग जानते हैं सर, C6H5 मतलब बेंजीन वाली की बात कर रहा है, तो इस तरह से C6H5 मतलब इस तरह से बना दिए। क्लियर है। हम CH, ये क्या लगा हुआ है सर, CH के साथ OH लगा हुआ है, यानी यहाँ CH है सर और यहाँ से CH3 और यहाँ पर OH लगा हुआ। व्हाट इज द आईपिक नेम, तो यहाँ से बच्चों फंक्शनल ग्रुप जिधर लगा होगा उधर ही चालू होगा, यानी 1 2 हो गया। 1 पर फिनाइल है और 1 पर अल्कोहल है, तो कैसे नाम लिखेंगे सर, तो 1 फिनाइल एथेन नॉल हो जाएगा, या लिखेंगे इथेन पर, इथेन 1 पर ऑयल, या 1 फिनाइल एथनॉल हो जाएगा। डन है, यानी ए नंबर हो गया। चलिए बच्चों बी नंबर क्या है, तो यहां सर मेटा पर ClCH2 लगा हुआ है, तो देखिए बच्चों उस पर C6H4, C6H4 मतलब बेंजीन वाला ही बात कर रहा है। मेटा पर लग गया बच्चों ClCH2, तो यहां से लगा देंगे सर CH2Cl। क्लियर है। यहां से क्या सर C6H4 से क्या जुटा है, CH2, मेटा ये ना हो गया, तो इसके लिए यहां पर यह क्या होगा बच्चों, ये हो गया CH2। CH2 के बाद क्या है सर, C लगा है और C से CH3 तीनों साइड लगा हुआ, एक इधर लग गया सर, एक CH3 इधर लग गया सर और एक CH3 इधर लग गया। क्या नाम होगा सर, बिल्कुल आसान है बच्चों, बिल्कुल आसान है। ये क्लोरोमिथाइल है और ये आपका लंबा मिथाइल वाला ग्रुप है, तो क्लोरोमिथाइल से बच्चों C से आ रहा था, 1 2 3 काउंटिंग चलेंगे, तो 1 पर क्लोरोमिथाइल, इसका नोमेनक्लेचर कैसे सर, तो ये ब्रांच पर ब्रांच है, तो 1 2 3 करेंगे। 2 पर मिथाइल है, 2 पर मिथाइल और सबका सब मटेरियल प्रोपाइल है और सबका सब मटेरियल 3 पर है, तो पहले लिखेंगे पहला पोजीशन वाला को क्या लिखेंगे सर, 1 क्लोरोमिथाइल, 1 क्लोरोमिथाइल। उसके बाद सर क्या हो गया, 2 2 डाई मिथाइल, तो यहां पर क्या है सर 2,2 डाई मिथाइल। वो किस पर है सर, तो प्रोपाइल पर है और सारा का सारा क्वांटिटी किस पर है सर, तो 3 पर है, तो 3 और यहां से डाइस लगा देंगे और लास्ट में लिख देंगे बच्चों बेंजीन। लास्ट में क्या लिख देंगे, बेंजीन, यानी बच्चों काउंटिंग यही चालू होगा। ये क्लोरोमिथाइल है सर और यहां पर क्या 2 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल पर और सारा क्वांटिटी 3 पर, यानी 3 पर 2 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल हो गया बेंजीन और 1 पर क्लोरोमिथाइल था, और इस तरह से हम लोगों ने नोमेनक्लेचर कर लिया। चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को, जगह हमारे पास स्पेस है, 3 नंबर यहां पर बनाएंगे सर। CH3 है तो लो भैया CH3 लिख दिया, उसके बाद C है सर, C पर ही Cl लगा हुआ लिखा हुआ, इस पर क्या लगा, तो C2H5 लगा हुआ, लगा दिए बच्चों। यहां से क्या लगा हुआ, तो CH2 CH3। कैसे इसको बनाएंगे सर, तो देखिए प्यारे बच्चों लॉन्गेस्ट चेन की बात करेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन हमारा इधर आ जाएगा, हाँ कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताइए इधर से करें तो 1 2 3, 3 पर क्लोरो, 3 पर मिथाइल है, तो क्या नाम होगा सर, 3 क्लोरो 3 मिथाइल, नाम के बीच में कोई गैप नहीं होगा और लास्ट में क्या होगा 1 2 3 4 5, तो पेंटेन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, यानी लगातार है बच्चों, गैप नहीं है, यानी 3 पर क्लोरो, 3 पर मिथाइल और पेंटेन हो जाएगा। क्या नोमेनक्लेचर डन है, एक बार कमेंट करो बच्चों डन है कि नहीं है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों। अगला सवाल की ओर चलेंगे, आराम आराम से बनाएंगे बच्चों, घबराएंगे नहीं। सो द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड लिंकेज इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन एंड एलानिन।
ग्लाइसिन और एलानिन के बीच में जो पेप्टाइड लिंकेज बनती है उसको आपको शो करके दिखाना है। यानी ग्लाइसिन और एलानिन के बीच में जो पेप्टाइड लिंकेज बनता है उसको शो करके दिखाना है। तो सबसे पहले ग्लाइसिन बनाते हैं। ग्लाइसिन कैसे बनता है सर? तो ग्लाइसिन का मतलब हुआ NH2 ग्रुप CH2 COOH, इसे कहते हैं सर ग्लाइसिन। दूसरा आपके पास क्या है सर? एलानिन। एलानिन एलानिन का मतलब क्या होगा सर? सर यहां से बनाएंगे सर NH2 बन जाएगा, यहां से CH है सर, यहां से CH3 बन गया और यहां से COOH होगा। क्लियर है? तो क्या होता है सर, यहां से OH निकलता है और यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाता है। लो भैया एक हाइड्रोजन इधर लगा दिए, एक हाइड्रोजन ही इधर रहने दीजिए। तो यहां से क्या होगा सर, जैसे आपको बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड बनने के दौरान यहां से OH और यहां से H गायब हो जाता है और यहां से वाटर निकल जाती है। अरे हाँ कि नहीं? और बॉन्ड बन जाएगा। तो बॉन्ड बनाने का प्रयास करेंगे। कैसे बॉन्ड बनेगा? तो देखिए प्यारे बच्चों, यहां से सर H2N तो H2N ही रह जाएगा, CH2 हो जाएगा, यहां से सर CO बच जाएगा, वहां से क्या बच जाएगा सर? NH बच जाएगा। उससे क्या लटकल है? CH, CH से CH3 और यहां से CH3 हो जाएगा। इसका नाम क्या है सर? तो यही आपका प्यारे बच्चों बॉन्ड बना और इसी बॉन्ड के द्वारा एक एमिनो एसिड दूसरा एमिनो एसिड से जुटा, जिसे कहते हैं बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड। इसे क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज के नाम से जानते हैं। अरे डन है? कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं, कोई दिक्कत हुआ नहीं। तो ये बताओ पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में है? ग्लाइसिन और एलानिन का है, तो इसका नाम होता है बच्चों ग्लिसल एलानिन। ग्लिसल एलानिन कहते हैं या इसी को शॉर्ट में दिखाते हैं ग्लाइएला से, ग्लाइएला। तो यानी बच्चों ग्लाइसिन और एलानिन के बीच को जोड़ने का काम कर रहा है CONH बॉन्ड और इसको कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। तो पॉइंट को लिख देंगे बच्चों, थोड़ा सा लिख भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे बच्चों द ग्लाइसिन एंड alanine is connected या bonded by CONH bond is known as उसे कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। यानी बच्चों इसके बीच में CONH है जो ग्लाइसिन और एलानिन को दोनों को कनेक्ट करने की काम कर रहा है और CONH को ही कहते हैं बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड। डन है? चलिए बच्चों अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया सा न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को बच्चों पहले 5 बार पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि न्यूमेरिकल कह क्या रहा है और उसके बाद क्या बनाना है बच्चों। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर चलने जा रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को पढ़िए और उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इसका सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन तरीकों से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहला है सर कि 10% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ सुक्रोज इन वाटर, यानी सुक्रोज को पानी में मिलाया गया और 10% बाय मास सॉल्यूशन बनाया गया, यानी सुक्रोज का सॉल्यूशन 10% बाय मास मिला। क्लियर है? जिसमें देखा गया कि फ्रीजिंग पॉइंट है 269.15 केल्विन, यानी सुक्रोज को पानी में डालने के बाद जो सॉल्यूशन बनकर तैयार हुआ 10% सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वह 269.15 है केल्विन। क्लियर है? अगला बच्चों, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ग्लूकोज इन वाटर, यानी 10% ग्लूकोज को पानी में डाल देंगे बच्चों, यानी 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम पानी में अगर डाल देते हैं बच्चों तो इसकी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है बच्चों वह हो जाती है 273.15 केल्विन। कोई दिक्कत है? मोलर मास दिया है आपका, सुक्रोज का दिया है, मोलर मास ग्लूकोज का दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको जो दिया है सो सुनिए बच्चों, ग्लूकोज को सुक्रोज को जब सॉल्यूशन सुक्रोज का सॉल्यूशन बना 10% तो वहां पर उसके बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा 269.15। क्लियर है? उसी प्रकार सेम टू सेम बच्चों 10% ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाया गया तो इसकी फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, यानी दो सॉल्यूशन है, 10% यहां सुक्रोज सॉल्यूशन है और दूसरा बच्चों 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन है। कंसेप्ट क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। आइए बच्चों कैसे बनेगा सुनिए सर, यानी 10% सुक्रोज सॉल्यूशन का इसका फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, उसको निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले है आपको गिवन सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन
बहुत ही मजेदार, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सॉल्यूशन है सर, क्या है गिवन? गिवन सर 10% बाय मास क्या है सर? सुक्रोज सॉल्यूशन। 10% बाय मास सुक्रोज सॉल्यूशन है। और दूसरा वही केस है सर, दूसरा केस है 10% बाय मास ग्लूकोज सॉल्यूशन है। दूसरा केस ये है सर। तो पहला केस में हम लोग देखते हैं। तो 10% बाय मास सुक्रोज सॉल्यूशन है, इसका मतलब सुक्रोज का मास कितना है? 10% बाय मास सुक्रोज सॉल्यूशन, तो सुक्रोज का मास 10 ग्राम, तो पानी का मास 90 ग्राम। ऐसा ही पुट करते हैं ना बाय मास। कोई दिक्कत है तो लिखेंगे बच्चों मास ऑफ सुक्रोज, मास ऑफ सुक्रोज, यानी सुक्रोज की मास की बात करेंगे बच्चों। सुक्रोज का मतलब C12 H22O11, इसकी मास की बात करेंगे सर, तो ये हमारा 10 ग्राम हो गया। इस कॉन्सेप्ट से कोई दिक्कत है? दूसरा सर, दूसरा हमारे पास क्या है? वाटर का मास कितना हो जाएगा सर? तो वाटर की मास प्यारे बच्चों H2O है, इसका मास ही 10 ग्राम है, तो 90 ग्राम हो जाएगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सुक्रोज की मोलर मास निकालेंगे सर, मोलर मास ऑफ सुक्रोज, ये सॉल्यूट है, ध्यान दीजिए बच्चों, ये सुक्रोज का मोलर मास M2 जिसे कहते हैं, इसका मोलर मास होता है 342 ग्राम पर मोल। कोई दिक्कत है? दूसरा बच्चों मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों 18 ग्राम पर मोल। कोई दिक्कत है? देखिए प्यारे बच्चों, सुक्रोज सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट भी दिया है। फ्रीजिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन बन गया तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना है वो भी दे दिया है सर। और सॉल्यूशन बनने से पहले वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हमें पता है। वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर यानी लिखेंगे बच्चों TF दिया है हमारे पास कितना सर? 269.15 केल्विन। TF नॉट वाटर का हम लोग जानते हैं सर कितना होता है? 273.15 केल्विन। कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए बच्चों हम लोग डेल्टा TF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डेल्टा TF बराबर होता है KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1 हो जाएगा। तो KF का वैल्यू पता नहीं है, डेल्टा TF का वैल्यू निकलेगा क्या सर? बिल्कुल निकल जाएगा। यानी TF का वैल्यू 269.15 केल्विन है, TF नॉट का वैल्यू है, तो डेल्टा TF का वैल्यू कितना निकल जाएगा? तो घटा देंगे सर 273.15 में घटा देंगे 269.15 में, कितना निकल गया सर? तो 4 केल्विन निकल गया। घटाइए बच्चों, 15 15 खत्म हो गया, यहां से कितना होगा? 13 में से 9 गया तो 4 केल्विन हो जाएगा। अरे क्या पॉइंट क्लियर है? यहां से KF वैल्यू निकल जाएगा। KF वैल्यू निकल जाएगा सर, कैसे निकलेगा? तो डेल्टा TF हमारा 4 हो गया सर। KF का इसी तरह लिख देंगे इनटू सर W2 कितना है, यानी वेट ऑफ हमारा सॉलिड मतलब सुक्रोज के रूप में, सुक्रोज कितना ग्राम है? 10 ग्राम सर। उसका मोलर मास कितना है? 342 गुने कितना करेंगे? 1000 डिवाइडेड बाय क्या है सर? तो W1 बच्चों वेट ऑफ किसका बच्चों? वाटर का, सॉल्वेंट का, तो कितना है? 90 ग्राम। अब यहां से KF निकालेंगे तो KF बराबर क्या हो जाएगा? तो KF बराबर में तो ये सब गुना में चला जाएगा, यानी 4 गुने ये KF उधर ही रह गया तो ये सब गुना में जाएगा, 4 गुने 342 गुने 90 डिवाइडेड बाय प्यारे बच्चों ये क्या होगा? 10 गुने 1000। अरे 10 गुने 1000 का मतलब कितना जीरो हो गया? 1 2 3 4 जीरो। कोई दिक्कत हुआ? नहीं प्यारे बच्चों। अब KF का गुना कीजिएगा तो गुना करेंगे तो 9 चौका 36 और 36 और 42 यहां से गुना कर लीजिए बच्चों तो आ जाएगा 133 डिवाइडेड बाय आता है बच्चों 1 2 3 4 जीरो। यहां से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? तो 12.3120। ये क्या होता है? केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल हो गया। तो यहां से हम लोग का KF का निकल गया। अगला सॉल्यूशन की बात करता है सर। अगला सॉल्यूशन क्या है? अगला सॉल्यूशन है सर कि 10% बाय मास ग्लूकोज सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। अगला है सर कि 10% बाय मास ग्लूकोज सॉल्यूशन इस बार दिया है, तो इस सॉल्यूशन का हमको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो 10% बाय मास ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? ग्लूकोज हमारा कितना मात्रा में हो गया? ग्लूकोज का मात्रा हो गया 10 ग्राम, हाँ कि नहीं? ग्लूकोज का मात्रा 10 ग्राम, तो ग्लूकोज का मतलब होगा C6
H12O6, इसका सर 10 ग्राम हो गया। तो वाटर की मास कितनी हो गई प्यारे बच्चों? 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब वाटर का मास हो गया आपका H2O का, इसका हो गया सर 90 ग्राम। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां से देखिए इसकी मोलर मास निकालेंगे सर, इसकी मोलर मास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर? इसकी मोलर मास होती है 180 ग्राम पर मोल। कोई दिक्कत? इसकी मोलर मास निकालेंगे सर तो वाटर की मोलर मास कितनी होती है? तो 18 ग्राम पर मोल, यानी मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल। हमें इसकी फ्रीजिंग पॉइंट निकालनी है। मैंने बोला था कि फ्रीजिंग पॉइंट सुक्रोज का दिया था, उससे केएफ वैल्यू निकाल लिए। क्लियर है? अब उस केएफ वैल्यू का मदद यहां से इस्तेमाल करेंगे। अब यहां से निकालेंगे सर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सुक्रो ग्लूकोज सॉल्यूशन निकालना है, तो डेल्टा टी और डेल्टा टी के बाद क्या है सर? टी एफ निकालना। तो हम लोग जानते हैं सर के एफ इंटू मोलालिटी, मोलालिटी के जगह पर हटा देंगे और यहां से लिखेंगे सर W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1। पॉइंट क्लियर है? डेल्टा TF का अता पता नहीं है सर, यही तो निकालना है। KF का वैल्यू कितना है सर? तो पिछला ही क्वेश्चन में KF का वैल्यू निकालिए 12.3120, 12.3120 गुने क्या करेंगे? W2, W2 का वैल्यू की बात करेंगे बच्चों तो W2 मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, तो ग्लूकोज ही है तो 10 ग्राम है सर। मोलर मास उसका 180 होता है, गुने 1000 करेंगे और इसका बच्चों इसका कितना मास है? तो 90 ग्राम है। पॉइंट क्लियर है? तो डेल्टा TF बराबर क्या निकलेगा? तो डेल्टा TF बराबर निकालेंगे तो ये इससे गुना हो जाएगा, तो गुना होगा तो कितना होगा प्यारे बच्चों? तो यहां से 123120 गुने सर इससे गुना होगा तो 40, 1 2 3 40। लंबा है लेकिन मैं बना बनाकर बता रहा हूं बच्चों, समझा भी देंगे, दोबारा फिर से समझा देंगे। 180 गुने 90 करेंगे। पॉइंट क्लियर है? गुना होगा तो फिर वही आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट हट जाएगा तो वही बढ़ जाएगा। तो 123120 और यहां से गुना करेंगे बच्चों तो क्या होगा? 9 और 72 का 2 हो जाएगा, 9 एकम 9 और 9 7 16, तो 1620 हो जाएगा। अब यहां से ये 0 0 कट जाएगा और कटती है बच्चों, और यहां से आता है 7.6 केल्विन। अरे भैया कितना घटेगा वो पता चल गया, यानी 7.6 केल्विन घट जाएगा। तो बताइए बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10%, सॉरी बच्चों ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन क्या होगा? तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन बात करेंगे बच्चों तो ये क्या करेंगे? 273.15 में घटा देंगे 7.6 केल्विन घट जाएगा सर। तो ये कितना आ जाएगा सर? तो ये हमारा आ जाएगा बच्चों 2, यहां से घटेगा तो क्या हो जाएगा? घटेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो 15 में से 6 चला जाएगा, 7.6 केल्विन हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा सर? तो यहां से आ जाता है 265.55 केल्विन, और यही आपका क्या होता है? आंसर हो जाएगा। निकाल कर देख भी सकते हैं बच्चों। 275.15 घटाएंगे कितना? 7.6 घटेगा, 5 होगा, 11 में 6 गया तो 5 हो जाएगा सर, 12 में से गया 7 तो 6 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 हो गया बच्चों सर, यहाँ से क्या होगा? 6 हो जाएगा, यहाँ से क्लियर, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको चलिए हम आपको समझा देते हैं, समझा देंगे तो आपको ज्यादा बेहतर होगा। यानी ये सवाल था कि 10% आपका सुक्रोज सॉल्यूशन था, 10% सुक्रोज सॉल्यूशन था बच्चों, उससे हम लोगों ने क्या कर लिया? तो उससे हम लोगों ने सर केएफ वैल्यू निकाल लिया, यानी केएफ वैल्यू निकल गया। अब इस केएफ वैल्यू को क्या कर दिया बच्चों? तो 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन का हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना था, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा? तो उसका केएफ का वैल्यू निकाल के इसमें केएफ का वैल्यू पूछ कर दिए, और यहां से हम लोग को निकल गया बच्चों इतना घटेगा, और इतना घटेगा तो कितना में घटेगा सर? तो प्योर था 273.15 वाटर का, उसमें से बच्चों जैसे ग्लूकोज 10% डाले तो इतना घट गया, और आ जाएगा 265.55 केल्विन। सभी बच्चों को समझ में आया? यानी एक सॉल्यूशन दिया था सुक्रोज सॉल्यूशन, उसका से केएफ निकाल लिए, और उस केएफ से यहां पर केएफ का वैल्यू पुट करके और इसका फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लिए। पॉइंट क्लियर है? अगला सवाल की ओर चलते हैं बच्चों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, पिछला बार भी ऐसा सवाल आया था, इस बार भी ऐसा सवाल आएगा, 100% आएगा प्यारे बच्चों, टेंशन ना लो। चलिए जल्दी जल्दी हो जाएगा, अब ज्यादा कुछ है नहीं बच्चों, ये सब जो लंबा था वह वही था लंबा। देखिए आपको निकालना ईएमएफ ऑफ सेल, क्या निकालना है?
ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है। ईएमएफ ऑफ सेल मतलब ई सेल निकालनी है। ई सेल बराबर वाट, तो नस्ट इक्वेशन लेकर निकालेंगे। दूसरा बच्चों नेक्स्ट निकालना है कि डेल्टा जी ऑफ द सेल रिएक्शन, यानी डेल्टा जी मतलब होता है सर एन एफ ई सेल होता है, एन एफ ई सेल। तो ई सेल पता चल जाएगा तो एन एफ ई सेल निकाल लेंगे। अब इसके लिए हमें दिया है नस्ट इक्वेशन दिया है, तो क्या नस्ट इक्वेशन दिया है सर, तो इसको देखिए सारा कुछ दिया है यहाँ पर बच्चों। ये वैल्यू भी दे दिया है, कैथोड एनोड का भी दे दिया है, 298 केल्विन टेम्परेचर दे दिया है बच्चों, फैराडे कांस्टेंट का भी वैल्यू दे दिया है। आराम आराम से ई सेल का वैल्यू निकालने के लिए नस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, नस्ट इक्वेशन का। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसको कर देते हैं छोटा, इसको क्या कर देते हैं छोटा, मीठता कहने सर, इसको करते हैं छोटा, छोटा हो जाइए थोड़ा सर, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा बच्चों तो आराम से हमको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, तो हमको जो दिया है वहां से देखते जाएंगे। सर यहां से दिया है सर जेड एन सॉलिड, हाँ कि नहीं, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है सर, जेड एन सॉलिड है, वह क्या बन गया सर, जेड एन का 2 प्लस, और यहां से लगा देंगे बच्चों 0.0004 मोलर दिया है, कोई दिक्कत नहीं सर। यहां से हमारे पास क्या है, डबल स्लाइस साल्ट ब्रिज को बता रहा है, सी का 2 प्लस 0.2 मोलर है, और यहां से हो गया बच्चों सी का कौन सी है, सी का सॉलिड है। पॉइंट क्लियर है। हम लोग को नस्ट इक्वेशन लगाना है, तो नस्ट इक्वेशन बराबर क्या होता है सर, तो ई सेल बराबर, सीधे लगाते हैं बच्चों, ई सेल बराबर, ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ई सेल बराबर ई नॉट सेल, थोड़ा ऊपर लिखेंगे, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 डिवाइडेड बाई एन, लॉग लिखेंगे एन नोट बटा कैथोड का कंसंट्रेशन, एन नोट बटा कैथोड का कंसंट्रेशन। फॉर्मूला जरूर लिखे बच्चों, फॉर्मूला का 1 नंबर मिलता है। मैं भी बच्चों लिख लिख के इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लिख लिख के बच्चों सॉल्यूशन कर सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं बच्चों। यहां से ई नॉट से निकलेंगे, टी ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट ए नॉट, कैथोड की तरफ बिहेव कौन करेगा, जो हायर पोटेंशियल होगा। तो हायर वैल्यू किसका है, ई नॉट सी डी का, ये इसका वैल्यू हायर है, और इसका बच्चों वैल्यू का है लोअर है 0.76। तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट ए नॉट लिखेंगे, तो ये बच्चों हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल किसका सर, तो कैडमियम का है, यानी कैडमियम 2 प्लस से कैडमियम का, माइनस किसको कर देंगे सर, ई नॉट जेडन का 2 प्लस से जेडन हो गया। यहां से क्या होगा सर, तो माइनस का कितना है 0.0591 डिवाइडेड बाय एन, एन का वैल्यू कितना है सर, तो एन का वैल्यू कितना लेन देन इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन है, तो नीचे 2 लिख दिए, लॉग लिख दिए सर एनोड बटा कैथोड। एनोड का कंसंट्रेशन कितना है सर, तो 0.0004 है। कैथोड का कंसंट्रेशन कितना है सर, तो एनोड का कंसंट्रेशन ये था सर, कैथोड की तरह कंसंट्रेशन 0.2 है। पॉइंट क्लियर है। यहां से नस्ट इक्वेशन को पुट कर दिए, पुटिंग द वैल्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे, पुटिंग द वैल्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चों कैसे लिखेंगे, तो ई सेल बराबर, ई सेल बराबर, ई सेल बराबर, यहां पर पुट कीजिए सर, इसका वैल्यू कितना है सर, तो माइनस का 0.403, माइनस का 0.403 माइनस करेंगे, और माइनस का क्या है सर, माइनस का 0.763, माइनस का 0.763। कंसेप्ट क्लियर है। माइनस लिखेंगे सर 0.0 यहां से कट कर भी सकते हैं, और कट करेंगे तो बच्चों 0.0295 है, 0.02955। अगला बच्चों 0 माइनस का लिखेंगे 0.02955 आ जाएगा, लॉग लिखेंगे सर, और एनोड बटा कैथोड, एनोड कितना था 0.004 था, डिवाइडेड बाय 0.2 था। पॉइंट हटेगा 10 बैठेगा, पॉइंट हटेगा 1 2 3 4 0 बैठेगा। पॉइंट क्लियर है। 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से 2 खत्म। यहां से क्या आ जाएगा सर, तो ये तो 0 पॉइंट सर माइनस का 0.403 हो गया सर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.763, 0.02955। कौन दिक्कत है बच्चों, यहां से लिखेंगे लॉग, 2 बच गया सर, गुने 10 के पावर नीचे 100 है, 2 बटा 1000 है, 1000 को ऊपर लिख देंगे, तो इसको लिखेंगे 2 गुने 10 के पावर माइनस का 3। क्लियर है। अब यहां से लिखेंगे सर 0 माइनस का 0.403 है, प्लस कर इसको जोड़ते हैं बच्चों, तुरंत जोड़ रहे हैं, माइनस कितना हो जाएगा सर 0.02955,
log 2 को क्या कर सकते हैं log a इंटू बी में, तो log 2 लिखेंगे सर, प्लस लिखेंगे log 10 के पावर माइनस का 3। कोई दिक्कत है? ये दोनों जोड़ा जाए बच्चों, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, तो 3 3 घट जाएगा बच्चों, तो 3 3 में 0 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा क्या सर, इसमें लिखेंगे नीचे लिख देंगे माइनस का 0.403, तो कितना हो जाएगा सर, तो 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ से 10 में से 3 तो क्या होगा सर 0.360, 0.360 हो गया, ये हो गया। माइनस लिखेंगे सर 0.02955, अब यहां से लिखेंगे बच्चों log 2 का वैल्यू कितना आता है सर 0.3010, क्लियर है, माइनस 3 बाहर निकल जाएगा, कंसेप्ट क्लियर। और log 10 लिखेंगे, log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो log 10 को हटा दिए बच्चों, यहाँ से 3 लिख दिया, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, 0.360 हो गया, माइनस करेंगे बच्चों 0.02955, अब यहाँ से 3 में से इसको घटाएंगे, यानी 3 को लिख सकते हैं 000, इसको कितना घटाना है सर 0.3010, घटेगा तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ से 2 बच जाएगा सर 92699 बच जाएगा, यानी 2.699 बच जाएगा, क्लियर है, तो 2.699 हो जाएगा, यानी 2.699 हो जाएगा। जैसे यहां से गुना करेंगे सर 0.360 माइनस का करेंगे बच्चों, तो 0.07975 हो जाता है, 7975, इसको गुना करके देखिए तो थोड़ा सा, थोड़ा सा गुना कीजिए इसको, तो यही हो जाएगा बच्चों, यही हो जाएगा, देखिए गुना करके यहां से आ जाएगा बच्चों 0.44 वोल्ट, यहां तक क्लियर हो गया। अभी हमें निकला है सिर्फ और सिर्फ सर ई सेल बराबर निकल के आया है, तो ई सेल बराबर निकल कर आया है, पॉइंट क्लियर है। अब अगला पॉइंट की ओर चलेंगे बच्चों, अभी तो ये निकल के आया, हमें तो निकालना है डेल्टा जी भी निकालना है, हमें क्या निकालना है सर, हमें डेल्टा जी भी निकालना है, तो डेल्टा जी बराबर हम लोग जानते हैं सर माइनस का एन एफ ई सेल, माइनस का एन एफ ई सेल, कितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन था, तो 2, फ्राइडे कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, तो यहां लिख दिया माइनस का 2, फ्राइडे कांस्टेंट का 96500, ई सेल का वैल्यू कितना भी निकल के आया 0.44 हो गया, और यहां से गुना करेंगे बच्चों तो माइनस का 84920 जूल निकल कर आता है, और यहां से लिख देंगे बच्चों, देखेंगे माइनस का 84 पॉइंट क्या होगा 9 किलो जूल पर मोल। अगर बच्चों 1000 से डिवाइड करेंगे तो देखिए सर त्रिमुख सर जल्दी से 0.2955 को 0.2, देखिए बच्चों थोड़ा सा क्रॉस चेक कर ले रहे हैं, टेंशन ना लो। देख रहे हैं, ठीक है, चलिए बच्चों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है बच्चों, चलिए बच्चों सही बात है, यहाँ पर 0.44 वोल्ट आ गया और यहाँ से आ गया, पॉइंट सभी के क्लियर है बच्चों, यहाँ से ये आंसर हो गया। अपने से सॉल्यूशन करने में थोड़ा इधर उधर होगा बच्चों, तो आप लोग देख लीजिएगा, चलिए बच्चों लेकिन गलत नहीं है, देख लीजिए बच्चों। आगे बच्चों व्हाट इज हाफ लैप ऑफ रिएक्शन, हाफ लैप ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सारे क्वेश्चन आसान बच गए, अब न्यूमेरिकल का टेंशन खत्म हो गया। हाफ लैप ऑफ रिएक्शन क्या होती है, हिंदी में कहेंगे half lap of reaction, find out the value of half lap of zero and first order of reaction, यानी half lap of जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या निकालना है, निकालनी है। हिंदी में कहेंगे बच्चों तो क्या है हिंदी में इसका मतलब, कि किसी अभिक्रिया की अर्ध आयु क्या होती है, हाफ लैप पीरियड क्या होती है, शून्य और प्रथमक कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु का मान ज्ञात कीजिए, यानी फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का जो हाफ लैप पीरियड होती है, हाफ लैप पीरियड ऑफ रिएक्शन होती है, उसको निकालना है। तो दोनों निकालने के लिए आसान है बच्चों, आराम से देखिए मजा आ जाएगा। अरे हाफ लैप पीरियड क्या होता है, तो पहले समझिए बच्चों, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन क्या होती है, तो सुनिए बच्चों हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अरे बच्चों क्या आप बोरिंग हो गए क्या, तो सुनिए बच्चों आराम से एक छोटा सा मोटिवेशनल शायरी आपको दे रहे हैं, और मोटिवेशनल शायरी को सुनते जाइए बच्चों। तो देखिए बच्चों एक छोटा सा शायरी सुनिए, तारों में अकेला
चांद जगमगाता है, तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किल में हमेशा इंसान डगमगाता है। कांटों से ना घबरा मेरे दोस्त कि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है, गुलाब मुस्कुराता है। बच्चों इसी मोटिवेशनल शायरी के साथ आगे चलेंगे, और भी प्रश्न है बच्चों उनको भी बनाते हैं। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन क्या होती है? तो कभी भी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो रिएक्टेंट के जितना मात्रा है, रिएक्टेंट का मात्रा को आधा हो जाने में जो वक्त लगेगा उसी को कहेंगे हाफ लाइफ पीरियड। यानी सपोज कीजिए बच्चों एक आलू है 50 ग्राम का, उस जमीन में फेंक दिए और इसका आधा हो जाएगा, आधा होगा तो 25 ग्राम हो जाएगा। तो 25 ग्राम हो जाने के से यानी 50 ग्राम सड़ते सड़ते 25 ग्राम हो जाने में जो वक्त लगेगा उसे कहेंगे हाफ लाइफ पीरियड, उसे कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को आर नॉट लिखते हैं, उसको आधा हो जाएगा, यानी फाइनल कंसंट्रेशन बच्चों आर नॉट बटा 2 हो जाने में जो वक्त लगेगा उसे हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। हाफ लाइफ पीरियड को दिखाते हैं टी हाफ से, किसे डिनोट करते हैं? टी हाफ से। तो डिफिनेशन लिखा जाए, इट इज द, लिखेंगे बच्चों इट इज द टाइम रिक्वायर्ड, इट इज द टाइम required, it is the time required, it is the time required to reduce one half of initial concentration of reactant, one half of initial concentration of, one half of initial concentration of reactant। क्लियर है? यानी बच्चा यह वह टाइम है जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो घटकर आधा हो जाएगा। यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो भी लेंगे उसका घटकर आधा हो जाने में जो वक्त लगेगा उसे कहेंगे हाफ लाइफ पीरियड। इट इज डिनोटेड बाय टी हाफ, इट इज डिनोटेड बाय टी हाफ, इसको टी हाफ से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी बच्चों? तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को आधा हो जाने में जो वक्त लगेगा उसी को कहते हैं बच्चों हाफ लाइफ पीरियड। एक अमरूद ही ले लीजिए या सेब ले लीजिए या टमाटर ले लीजिए, टमाटर को देखते जाइए और टमाटर सड़ते 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 आधा सड़ जाएगा और आधा सड़ने में जो वक्त लगेगा वही हाफ लाइफ पीरियड कहलाएगा। अरे क्लियर है? कोई दिक्कत है? अब हाफ लाइफ पीरियड का डिफिनेशन समझ में आ गया सर। हाफ लाइफ पीरियड को टी हाफ से डिनोट करते हैं, हाफ लाइफ पीरियड को टी हाफ से। अब फाइनल कंसंट्रेशन जो होता है उसको आर से दिखाते हैं, तो फॉर हाफ लाइफ पीरियड, फॉर हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड में क्या होती है सर? तो जो फाइनल कंसंट्रेशन होता है वह इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाता है और जो टाइम होता है उसको पुट करते हैं टी हाफ। क्लियर है? अब हम लोग लिखेंगे बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड, हैशटैग लगाएंगे बच्चों इसी में, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन का निकालेंगे फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का भी निकाल देंगे, टेंशन नॉट बच्चों। तो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को निकालेंगे, उसके लिए कैसे निकलेगा हम लोग जानते हैं इसका सर। वी नो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है? के बराबर होता है आर नॉट माइनस आर, यानी आर नॉट माइनस आर फाइनल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन, डिवाइडेड बाई क्या होता है सर? डिवाइडेड बाई टी होता है। टी को हम लोग क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं, तो टी इधर आ जाएगा तो इधर क्या रह जाएगा? के हो जाएगा सर। कोई दिक्कत? फॉर हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट यही होता था सर, लिख दिए। कोई दिक्कत? फॉर हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ किसका? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। तो हाफ लाइफ पीरियड के लिए फाइनल कंसंट्रेशन का वैल्यू कितना लिखते हैं सर? इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा, और टाइम को क्या लिखते हैं? टी हाफ के से निरूपित करते हैं। क्लियर है? तो इसमें पुटिंग किया जाए, पुटिंग करेंगे तो क्या होगा? टी के जगह पर अब हम लोग टी हाफ पुट कर देंगे सर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब यहां से क्या करेंगे? आर नॉट तो आर नॉट ही रहेगा सर, और फाइनल कंसंट्रेशन आर है वह कितना होगा? आर नॉट बाई 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, प्यारे बच्चों डिवाइडेड बाई क्या है हमारा? के है, इसको 1 लगा सकते हैं। अब आगे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? आगे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो देखिए आगे क्या होगा। तो यहां से सर टी हाफ तो टी हाफ ही रह गया, एलसीएम लेवाएगा। एलसीएम क्या आएगा सर? तो दोनों के बीच में एलसीएम 2 आएगा, तो यहां से 2 आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाई के हो जाएगा। 2
टू आर नॉट माइनस आर, आर नॉट माइनस आर, आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाई के, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हमारा 2 है, डिवाइडेड बाई के निकल के आया। पीछे से देख लीजिएगा, यहाँ से टी हाफ क्या निकल के आया सर, तो टी हाफ जो हमारा निकल के आया वह क्या आएगा सर, तो घट जाएगा तो क्या होगा, आर नॉट हो जाएगा, और ये 2 नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से होगा सर आर नॉट अपॉन 2k हो जाएगा। और दिस इज द हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज द हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड कितना निकल कर आया, तो टी हाफ बराबर आर नॉट बाई टी के, आर नॉट बाई 2k। अब जो टी हाफ होता है जी सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। ध्यान दीजिए बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। अब अगला चलेंगे बच्चों हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का हाफ लाइफ पीरियड चलेंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा सर, तो हम लोग जानते हैं सर, वी नो, हम लोग क्या जानते हैं सर, रेट कांस्टेंट के बराबर 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग आर नॉट अपॉन आर, आर नॉट अपॉन आर इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन। टी को इधर कर देंगे सर तो कोई दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, तो इधर टी कर देंगे इधर कर देंगे। फॉर हाफ लाइफ पीरियड, फॉर हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड के लिए क्या हो जाएगा सर, तो टी के जगह पर क्या पुट करेंगे, टी हाफ पुट कर देंगे। पॉइंट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं सर। तो आर के फाइनल कंसंट्रेशन है कितना पुट करेंगे सर, तो इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा, इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या पुट करेंगे, आधा पुट करेंगे। ये दोनों वैल्यू इस पे पुट किया जाए, टी के जगह पर टी हाफ लगा देंगे और आर के जगह पर आर नॉट बाई 2 कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा सर, तो क्या निकल जाएगा, तो देखिए बच्चों यहाँ से टी हाफ लिखेंगे, पॉइंट क्लियर है, 2.303 रहेगा सर, यहाँ से के था तो के रहेगा ही सर, और यहाँ से क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था आर नॉट, फाइनल कंसंट्रेशन कितना होगा, तो आर नॉट बाई 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने बच्चों आर के जगह आर नॉट बाई 2 कर दिया, टी के जगह पर टी हाफ पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। यहाँ से क्या लिखेंगे 2.303 डिवाइडेड बाई के लिखेंगे, लॉग लिखेंगे सर, ये खत्म हो जाएगा तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो लॉग 2 लिखेंगे, और यहाँ से लिखेंगे लॉग टी हाफ बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई के, लॉग 2 का वैल्यू 0.3010 होता है, और यहाँ से टी हाफ जो हमारा निकल के आया गुना कीजिएगा बच्चों तो 0.693 डिवाइडेड बाई के हो जाएगा, और इस तरह से हमारा ये क्या होगा निकल कर आ गया। तो दिस इज द क्या है बच्चों, दिस इज द हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का हाफ लाइफ है बच्चों, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का हाफ लाइफ है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का हाफ लाइफ जो होता है बच्चों टी हाफ होता है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है। चलिए बच्चों इस तरह से हम लोग को निकल कर आ गया। यहाँ से लिख भी सकते हैं सर कि दिस इज द, इधर लिख देते हैं बच्चों, दिस इज द हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ला 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 ला। तो यहाँ से निकल गया सर टी हाफ बराबर हमारा क्या निकल गया सर, तो 0.693 डिवाइडेड बाय के, इसको कहेंगे बच्चों दिस इज नॉन एज, दिस इज नॉन एज हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड फॉर किसका सर, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का क्या हो गया हाफ लाइफ पीरियड है। अगला पॉइंट बच्चों इसी में कि सर हाफ लाइफ पीरियड है इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, यानी टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है।
इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग क्या लिख रहे थे, इतना देर से इतिहास उसको समझिए सर कि इतना लंबा चौड़ा आंसर क्या लिखे। तो सबसे पहले हाफ लाइफ पीरियड का आपको डिफिनीशन लिखना था, मैंने डिफिनीशन लिखा दिया। इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द वन हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का आधा हो जाने में जो वक्त लगेगा उसे हाफ लाइफ पीरियड करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय टी हाफ। अब टी हाफ निकालना है बच्चों, फॉर हाफ लाइफ पीरियड के लिए आर की जगह पर क्या होगा, आर नॉट बाई टू होगा। क्लियर है, टी की जगह टी हाफ होगा। हम निकालते हैं बच्चों किसके लिए, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी निकालना है। टी हाफ का फॉर्मूला, तो टी हाफ का वी नो जानते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी बराबर आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाई के, हम लोग जानते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से। हाफ लाइफ पीरियड के लिए आर के लिए वैल्यू क्या पुट करना पड़ता है, आर नॉट बाई टू, टी के लिए टी हाफ पुट करते हैं। अब यहां से क्या होगा, फाइनल कंसंट्रेशन की जगह पर आर नॉट बाई टू पुट करेंगे, और टी हाफ बराबर अगर हम लोग निकालेंगे बच्चों तो क्या निकल जाएगा, यहां से आर नॉट बाई टू के निकल गया। ये किसका निकला सर, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का निकल गया। अगला बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का निकाले तो फर्स्ट ऑर्डर का हमारा रेट कांस्टेंट का ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ फाइनल कंसंट्रेशन की जगह आर नॉट बाई टू पुट करेंगे, टी की जगह पर टी हाफ पुट करेंगे। जैसे पुट किए सर तो आर नॉट से आर नॉट कट गया, टू का वैल्यू क्या होता है 0.3010, 0.3010 से गुना होगा तो 0.693 डिवाइड बाय, और टी हाफ निकल के आ गया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का निकल के आ गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का हमारा टी हाफ निकल गया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता। अब चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल हमारे पास लाइन अप है। ये सवाल हमेशा पिछला साल आया है, इस बार भी ये सवाल आ सकती है बच्चों, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इसे बहुत ही जबरदस्त और बेहद ही बेहतरीन, इस पर 4-5 सवाल कर लीजिएगा, हम भी करवा देंगे महामैराथन क्लासेस में। लेकिन बच्चों अभी हमको इसको सॉल्यूशन करने दीजिए। लिखल है यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्वेश्चन क्या है सुनिए बच्चों, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इस्तेमाल करना है, यानी VBT थ्योरी का इस्तेमाल करना है, और एक्सप्लेन करना है ज्योमेट्री। अरे ज्योमेट्री का मतलब टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एक्सप्लेन करना है, साथ ही साथ इसका मैग्नेटिक नेचर भी एक्सप्लेन करना। किसका, मेरा नहीं, CrH2O का होल 6 3+, यानी बच्चों ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का करना है। तो आइए प्यारे बच्चों सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन बहुत ही जबरदस्त बनेगा, टेंशन ना लो बच्चों। किसका निकालना है सर, तो आपके पास है CrH2O का होल 6, और चार्ज जो है बच्चों वो 3+ है। पॉइंट क्लियर है। तो जिसका निकालना है बच्चों, तो क्रोमियम का सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। तो जिसका ऑक्सीडेशन निकालना है क्रोमियम, तो X लिखेंगे, इसका 0 होता है बराबर प्लस का 3, और क्रोमियम का यहाँ निकल गया प्लस का 3। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्रोमियम का यहाँ से निकल गया क्या सर, प्लस का 3। तो क्रोमियम का प्लस का 3 को कैसे लिखते हैं सर, प्लस का 3+, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर, आर्गन लिखेंगे, और 3D का लिखेंगे 3, यानी बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे की ओर लिखते हैं। यहां से लिखेंगे सर क्रोमियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखाएगा सर, आर्गन लिखेंगे, और 3D का 3 लिखाएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 3D का 5 4s1 होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 3D 3 बचेगा। 4s में इलेक्ट्रॉन है नहीं सर 0, 4p में इलेक्ट्रॉन है नहीं 0। अब ग्राउंड स्टेट में इसका बनाने जा रहे हैं बच्चों, डायग्राम बनाने जा रहे हैं, और देखिए ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। तो यहां से लिखेंगे बच्चों ग्राउंड स्टेट लेते हैं। ग्राउंड स्टेट में क्या है सर, 3D है, 3D है। 3D में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो 5 होते हैं सर। लो भाई 5 लिए, उसके बाद हम लोगों ने 4s ले लिया, लो 4s लिया, 4p ले लिया सर। 4d लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा 4d की जरूरत नहीं है। ये 4p है। p में कितने हैं सर ऑर्बिटल, 1 2 3 होता है। s में 1 गो, d में 3 गो। इलेक्ट्रॉन भरा जाए सर, d में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले सिंगल सिंगल और सिंगल भर दिए। अब ऐसे ग्राउंड स्टेट में था क्रोमियम सर, ये क्रोमियम का हम लोगों ने डायग्राम बना दिया, ऑर्बिटल डायग्राम। अब यहां से ग्राउंड स्टेट में बना दिया, आने वाला है H2O, आने वाला है H2O, लिगेंड्स के रूप में आएगा तो ऐसे नहीं आएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, संदेशा लेकर आएगा, ऐसे नहीं आएगा। और आएगा बच्चों, और कहां आएगा, तो यहां जहां खाली जगह, यहां 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 6 जगह आएगा। अरे आने वाला है तो कैसा लिगेंड है सर, वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो H2O जो है बच्चों वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करेगा, और वही लिखेंगे H2O इज वीक फील्ड लिगेंड, सो इलेक्ट्रॉन विल नॉट
पेयर अप, वो इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करेगा और जो जहां जगह खाली है वहां पर आएगा, और आएगा तो संदेशा लेकर आएगा, इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा और बॉन्डिंग करेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, आगे आ गया आ गया आ गया, यानी H2O आने वाला है। तो H2O वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड। So electron will not pair up, इसलिए इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा, will not pair up, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा। तो अब क्या बन जाएगा सर, तो आ गया और यहां से बन जाएगा CrH2O का होल 6 और यहां पर आ जाता है 3+। तो क्या बनेगा सर, तो हम लोग देखें 3D में देखेंगे। 3D में क्या था सर, तो 3D में 3 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ था, 3 जगह भरा हुआ था, सिंगल सिंगल सिंगल, ये दोनों खाली था। 4s का भी दोनों खाली था, 4p का भी क्या था प्यारे बच्चों, 4p का भी खाली था। अब जहां जहां खाली था वहां एंट्री करने वाला है कौन सर, हमारा H2O। तो यहां पर H2O महोदय एंट्री कर जाएगा, H2O यहां भी एंट्री कर जाएगा, H2O। पॉइंट क्लियर है, यानी यहां भी H2O आ जाएगा, यहां भी H2O आ जाएगा, यहां भी H2O आ जाएगा सर, यहां भी H2O आ जाएगा, H2O आ जाएगा, यहां भी H2O आ जाएगा सर, यहां भी H2O आ जाएगा। अरे आएगा तो ऐसे थोड़ी आएगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, संदेशा लेकर आएगा। कंसेप्ट क्लियर है, यानी डबल इलेक्ट्रॉन डबल इलेक्ट्रॉन डबल इलेक्ट्रॉन डबल इलेक्ट्रॉन डबल इलेक्ट्रॉन डबल इलेक्ट्रॉन करके आएगा। हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन इस्तेमाल किया सर, कौन कौन सा ऑर्बिटल का इस्तेमाल किया, तो डी का 2 ठो सर, डी का 2 ठो इस्तेमाल किया, एस का 1 ठो इस्तेमाल किया, पी का 3 इस्तेमाल किया। तो हाइब्रिडाइजेशन निकल कर क्या आया, तो हाइब्रिडाइजेशन जो हमारा निकल कर आया प्यारे बच्चों, वो हाइब्रिडाइजेशन जो निकल के आया, हाइब्रिडाइजेशन जो हमारा निकल कर आया वह निकल कर आया सर D2sp3। अरे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आया तो ज्योमेट्री कैसा होगा सर, ऑक्टाहेड्रल। तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगा सर, जियोमेट्री, और जियोमेट्री की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ऑक्टाहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री हो जाएगा। ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे सर, क्रोमियम लिखेंगे और ध्यान दीजिएगा ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाइएगा। बहुत जगह ऐसा बता दिया जाता है बच्चों, ऑक्सीजन की जगह पर हाइड्रोजन से जुटा था, तो ध्यान दीजिएगा ऑक्टाहाइड्रल बनेगा तो कैसा बनता है सर, 4 गो स्क्वायर प्लेन पर, 4 गो स्क्वायर, एक ऊपर और एक नीचे बनेगा, एक ऊपर और एक नीचे बनेगा। तो यहां से ऑक्सीजन से जोड़िएगा O2H, ऑक्सीजन से जोड़िएगा O2H, यहाँ क्या है सर, ऑक्सीजन से जुड़िएगा O2H, यहां से सर क्या है H2O है, यहां भी क्या है H2O है, यहां भी कौन सी है H2O है। ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाइएगा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, और हाइड्रोजन से नहीं बना दीजिएगा। और यहां से 3+ हो गया, ये इसका ज्योमेट्री हो गया ऑक्टाहाइड्रल। क्या ज्योमेट्री हो गया, ऑक्टाहाइड्रल। अगला बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 ठो अनपेयर्ड। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है तो मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होती है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होती है। अरे हाँ कि नहीं, यानी बच्चों अगला पॉइंट लिखेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ रहा था तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा सर। क्यों पैरामैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक क्यों होगा, क्योंकि यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है सर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। यानी डी ऑर्बिटल में बच्चों क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से। पॉइंट क्लियर है, अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे सर, और अगला क्वेश्चन हमारे पास इधर लाइन अप है। बस प्यारे बच्चों 2 सवाल और बच गया, 2 सवाल और ही बेहतरीन सवाल है। ये सवाल तो आपको 2 मिनट में खत्म हो जाएगा बच्चों, टेंशन ना लो। आपको क्या करना है, ज्योमेट्री बनानी है। क्या बनानी है बच्चों, स्ट्रक्चर बनानी है। स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, हिंदी इसकी जरूरत नहीं है बच्चों, आपको हिंदी की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका स्ट्रक्चर हमको यही आपको बना दे रहे हैं बच्चों, टेंशन ना लो, यहीं पर बना देंगे। देखिए रेड वाला ले लीजिए सर, रेड वाला लिखेगा। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। 4 इथॉक्सी ब्यूटेन 2 पर ऑयल, लास्ट वाला पकड़ा कीजिए बच्चों, ब्यूटेन 2 ऑयल पर और 4 पर इथॉक्सी लगा दिया। अरे ब्यूटेन का मतलब कितना हुआ, 1 2 3 4, हाँ कि नहीं। 2 पर ऑयल है तो 2 पर OH ग्रुप लगा दो, क्लियर है। 4 पर इथॉक्सी है सर, तो 1 2 3 4, यानी इधर से अगर मान लीजिए OH ग्रुप इधर से अगर लगाते हैं कोई बात नहीं, अगर OH ग्रुप इधर से लगाते हैं तो 4 पर इथॉक्सी का मतलब होता है C2H5। हाइड्रोजन भर दीजिए, तो यहां से 3 हाइड्रोजन सर, यहां से 1 हाइड्रोजन, यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से 2 हाइड्रोजन, और यही इसका क्या हो गया बच्चों, स्ट्रक्चर हो गया। यानी 4 पर हमारा इथॉक्सी है, 4 पर इथॉक्सी
सी हो गया, 2 पर कौन सी है सर, ओएल है, तो ओएल लगा दिए। अगला बच्चों 0 1 कर दिया, इस सर 0 1 ओएल होना चाहिए, क्लियर है। तो 3 पर मिथाइल है, 3 पर फिनाइल है, और पेंटेन 2 पर ओएल है। पेंटेन 2 पर ओएल का मतलब हुआ बच्चों 5 कार्बन, 1 2 3 4 और यहां से 5 कार्बन। 2 पर ओएल है, 3, अरे ज्यादा हो गया, तो 5 कार्बन हो गया सर। 2 पर ओएल है, तो 2 पर ओएल का मतलब 2 पर OH ग्रुप लग गया। नेक्स्ट सर 3 पर फिनाइल और 3 पर मिथाइल है, तो 3 पर हम लोगों ने बच्चों मिथाइल भी लगा दिया, और 3 पर फिनाइल, फिनाइल का मतलब C6H5 को कहते हैं, किसको कहते हैं, या बेंजीनवा जैसा भी लगा सकते हैं, C6H5 को लगा देंगे, या बेंजीन भी लगा दीजिएगा। यहां से बच्चों CH3 हो गया, CH2, यहां हाइड्रोजन भरने की जरूरत नहीं है, यहां एक हाइड्रोजन जाएगा सर और यहां जाएगा, और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो गया, क्लियर है। मेटा क्रिसोल है, मेटा क्रिसोल दिया है, हो सकता ऑर्थो क्रिसोल भी पूछेगा, पारा क्रिसोल भी पूछेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। क्रिसोल का मतलब हमारा जो फेनॉल होता है सर, फेनॉल होता है, उसी का सर मेटा पोजीशन पर CH3 ग्रुप लग जाएगा, तो इसे कहेंगे मेटा क्रिसोल कहेंगे। अगर मान लीजिए CH3 ग्रुप ऑर्थो पर लगता, ऑर्थो क्रिसोल, पारा पर लगता तो पारा क्रिसोल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड मतलब क्या हुआ सर, पिक्रिक एसिड का मतलब जो हमारा फेनॉल होता है, फेनॉल में ही सर, फेनॉल में दूसरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप, नेक्स्ट बच्चों चौथा पोजीशन पर, और छठा पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगा रहेगा, NO2 ग्रुप लगा रहेगा, यानी 2,4,6 ट्राइन नाइट्रोफेनॉल की ही क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड कहते हैं। ग्लिसरॉल है सर, तो ग्लिसरॉल मतलब कैसे बनाएंगे बच्चों, तो 3 कार्बन होगा सर, और तीनों जगह OH ग्रुप लटका होगा, तो उसे कहेंगे ग्लिसरॉल। हाइड्रोजन भर दीजिए सर, तो यहाँ 2 भरेगा, 1 हाइड्रोजन, और यहाँ 2 हाइड्रोजन भर जाएगा, और इसे कहा जाएगा ग्लिसरॉल। क्या सभी का स्ट्रक्चर क्लियर है? एक बार कमेंट करो बच्चों, मजा आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं। लास्ट सवाल के साथ हम लोग अंत करेंगे। 3 नेम रिएक्शन है, ये तीनों नेम रिएक्शन, यानी हर बार सवाल आता है जैक बोर्ड में नेम रिएक्शन से 5 नंबर यह सवाल, तो इसका तैयारी जरूर कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, नेम रिएक्शन में सबसे पहले सैंडमेयर रिएक्शन है, दूसरा कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस है, और तीसरा गैब्रियल पीथैलामाइड सिंथेसिस है। तो सारा रिएक्शंस को हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे बच्चों, टेंशन ना लो, बिल्कुल भी टेंशन नॉट, यू हैव नॉट टू टेंशन। बस बच्चों आपको 5 से 7 मिनट में आपका खत्म कर दे रहे हैं। चलिए, सबसे पहला है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है सर, सबसे पहला हमारा कौन है, क्वेश्चन नंबर 48 का, क्वेश्चन नंबर 48 का ए नंबर, क्वेश्चन नंबर 48 का ए नंबर सर, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन बच्चों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है देखने का प्रयास कीजिए। आपके पास बेंजीन होता है प्यारे बच्चों, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है, तो साल्ट की जगह पर हम लोगों ने क्या बच्चों, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लिया। पॉइंट क्लियर है। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का अगर हम लोग चाहते हैं बच्चों क्लोरीन जोड़ना, तो क्लोरीन भी जोड़ सकते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरीन भी जोड़ सकते हैं। अगर चाहेंगे ब्रोमीन जोड़ना बच्चों, तो ब्रोमीन भी जोड़ सकते हैं। अरे हाँ कि नहीं। अगर चाहेंगे बच्चों बेंजीन के ऊपर क्या जोड़ना चाहेंगे, CN ग्रुप जोड़ना चाहेंगे, तो CN ग्रुप भी जुड़ जाएगा, यानी बेंजीन के ऊपर CN ग्रुप भी जुड़ जाएगा। कैसे सर, अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है आपके पास, क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हैं, ब्रोमोबेंजीन या बेंजीन के ऊपर नाइट्राइल ग्रुप जोड़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी आसान है। इसका रिएक्शन करेंगे कॉपर फर्स्ट के साथ, कॉपर फर्स्ट आयन विद देयर कोरस्पॉन्डिंग एसिड, यानी CuCl ओवर HCl इस्तेमाल करेंगे। Br जोड़ना होगा तो क्या इस्तेमाल करेंगे, CuBr या HBr का इस्तेमाल करना होगा। अगर यहां से बच्चों CN जोड़ना होगा तो क्या करेंगे सर, CuCN ओवर KCN का इस्तेमाल करेंगे, और ये जुटेगा बच्चों, तो यहाँ से N2 जो बच जाएगा, यहाँ से N2 रिलीज कर जाएगा, ये N2 रिलीज कर जाएगा, यहां से N2 रिलीज कर जाएगा। तो क्या लिखेंगे सर, तो बेंजीन में क्लोरीन जोड़ा जा सकता है, बेंजीन में आपको क्या बच्चों, बेंजीन में ब्रोमीन जोड़ा जा सकता है, या बेंजीन में CN जोड़ सकता है। किसे, कॉपर फर्स्ट आयन की उपस्थिति में, कॉपर फर्स्ट आयन की उपस्थिति में किससे रिएक्शन कराने से, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से रिएक्शन करने के लिए। तो लिखेंगे Cl माइनस, Br माइनस एंड CN माइनस कैन बी easily substituted in benzene ring by the reaction with copper first ion in the presence by the reaction with benzene diazonium salt। तो लिखेंगे बच्चों तो Cl माइनस, इसका लिखेंगे तो Cl माइनस Br माइनस CN माइनस can be easily
इंट्रोड्यूस्ड कैन बी इजिली इंट्रोड्यूस्ड इनटू बेंजीन रिंग, यानी बेंजीन रिंग के अंदर आसानी से क्लोरीन, ब्रोमीन और CN- को जोड़ा जा सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर फर्स्ट आयन, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर फर्स्ट आयन, in the presence of copper first ion by the reaction with benzene diazonium salt, by the reaction with benzene diazonium salt, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारा बन जाएगा, यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से अगर क्लोरीन जोड़ना है CuCl ओवर HCl इस्तेमाल करेंगे, ब्रोमीन जोड़ना है CuBr ओवर HBr इस्तेमाल करेंगे, CN जोड़ना है CuCN ओवर KCN इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से क्लोरीन, ब्रोमीन और CN जुड़ जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में। इसी को कहते हैं सैंड मेयर रिएक्शन, सैंड मेयर रिएक्शन। अगला बच्चों दूसरा है कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस, 20वां नंबर होगा बच्चों कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस को समझते हैं। कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है सर? तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड लेंगे, चाहे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम साल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड लेंगे, यानी सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड या पोटासियम साल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड लेंगे, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, अल्केन बनेगा जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा, अल्केन बनेगा जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा। इस रिएक्शन का खासियत यह है कि इसमें मीथेन नहीं बनता है, मीथेन नहीं बनता है। तो देखिए बच्चों आपके पास क्या है, तो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड या पोटासियम साल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड, लो भैया सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड ले लिए, इसको वाटर लेंगे सर और वाटर की उपस्थिति में क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस सर 2 मोल लेना पड़ता है, 2 मोल ये भी लेना पड़ता है सर, और यहां से मीथेन बन जाएगा, मीथेन CH3 सर, प्लस जो हमारा निकल जाता है सर 2NaOH निकल जाएगा, प्लस सर क्या निकल जाएगा, तो 2CO2 निकल जाती है। ये 11th का रिएक्शन था, ये 12th में दे दिया तो अलग बात है बच्चों, ये 11th का रिएक्शन था। तो कैसे इसका लैंग्वेज लिखेंगे, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड या पोटासियम साल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड देन इट फॉर्म्स अल्केन, क्या बनेगा, अल्केन हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो लिखेंगे बच्चों व्हेन an aqueous solution of when an aqueous solution of sodium or potassium salt of carboxylic acid is electrolyzed then alkane is formed, अल्केन का निर्माण होती है, अल्केन इज फॉर्म्ड having even number of carbon atom, having even number of carbon atom, even number of carbon atom बनती है, कार्बन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होती है जो अल्केन बनेगा। यानी बच्चों यहां से लिए CH3COONN 2H2O से रिएक्शन कराइएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिएगा बच्चों कि यहां से आपका इथेन बन गया, इथेन बन गया। ये क्या था सर, सोडियम इथेनोइड था, प्लस 2NH और 2CO2 और H2 बनकर तैयार हो जाता है। पॉइंट क्लियर है? मीथेन इस रिएक्शन से नहीं बनाया जा सकता, नोट पॉइंट में लिख सकते हैं, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस रिएक्शन। आप ऐड कर लीजिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अगला, मीथेन इस रिएक्शन से नहीं बनाई जा सकती है। अगला आपका है बच्चों गैब्रियल पी थैलामाइड सिंथेसिस। कौन है सर, गैब्रियल पी थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन। बहुत आसान है बच्चों, ये भी रिएक्शन कोई टफ नहीं है। गैब्रियल सी नंबर, गैब्रियल PHTHALAMI पी थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल पी थैलामाइड सिंथेसिस क्या होती है सर, तो लंबा चौड़ा लगता है लेकिन बहुत आसान होती है लगने के लिए। सबसे पहले पी थैलामाइड लेंगे। पी थैलामाइड कैसा होता है सर,
बस लास्ट सवाल है बच्चों, इसके साथ हम लोग विदाई लेंगे बच्चों। और इसके बाद ध्यान दीजिए बच्चों, मॉडल सेट 2000 हम लोगों ने किसका कंप्लीट कर दिया, 2026 का, 2025 भी बनाएंगे, 2024 भी बनाएंगे। इस बात पर ध्यान दीजिएगा बच्चों कि हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर आपको क्रैश कोर्स करना है, पूरा क्रैश कोर्स करना है बच्चों, तो इसके लिए आपको CWH, क्या लिखे, CWH ऑनलाइन एकेडमी, CWH ऑनलाइन एकेडमी में जाकर क्या कीजिए बच्चों, CWH ऑनलाइन एकेडमी का ऐप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और वहां पर आप क्रैश कोर्स 3 तारीख से शुरुआत होने वाली है, यानी 3 नवंबर से शुरुआत होने वाली है। 1500 रुपया में टोटल 5 सब्जेक्ट चलाई जाएगी। और एक खासियत बात यह है बच्चों कि अगर इस बैच में आप इनरोल लेते हैं तो मेरा जो पूरा कोर्स पढ़ाया गया है, यानी साल भर जो पढ़ाकर जो पूरा सिलेबस खत्म किया गया, वो भी आपको मुफ्त में मिलेगा, पूरे तरह से मुफ्त में मिलेगा। अगर आपने इनरोलमेंट लेते हैं क्रैश कोर्स के अंतर्गत, आप चाहे बच्चों तो सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हैं। अगर आपका केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं होगा, अगर फिजिक्स कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो उसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं। पर सब्जेक्ट में भी एनरोल कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट में भी इनरोल कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी बच्चों, जिसमें तैयारी नहीं हुआ होगा या किसी में तैयारी में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो कृपया करके हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसी ऊर्जा, इसी एनर्जी के साथ पूरा कंप्लीट करते हैं बच्चों, पूरा सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। यह ऊर्जा वहां पर पूरा हर वीडियोज में देखने के लिए मिलेगा। धन्यवाद बच्चों, सभी बच्चों ध्यान रखिएगा, CWH ऑनलाइन एकेडमी का ऐप पर जाकर इस बाइक को बैच कर सकते हैं। 3 नवंबर से शुरुआत होने वाली है बच्चों, तो कृपया ध्यान रखिएगा। और आपको मजा आया होगा बच्चों क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो दोस्तों के पास भी ये वीडियोज को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों। लास्ट हमारा सवाल है गैब्रियल पी थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन। गैब्रियल पी थैलामाइड सिंथेसिस को ध्यान दीजिए, यहां से C हो गया सर, यहां से N हो गया, यहां से हो गया, ये है सर क्या, पी थैलामाइड है। जब पी थैलामाइड को रिएक्शन करेंगे पोटासियम हाइड्रोक्साइड से, अरे पोटासियम हाइड्रोक्साइड में K+ और OH पर माइनस है, N पर क्यों होती है बच्चों, ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो डेल माइनस डेल प्लस होगा, H और OH निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, और H2O निकल जाएगा, नाइट्रोजन से K जुड़ जाएगा, और नाइट्रोजन से K जुड़ जाएगा बच्चों। अरे हाँ कि नहीं, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं होगा प्यारे बच्चों, कोई परेशानी नहीं। पूरा सिलेबस अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे बच्चों आप ऑनलाइन एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हमारा ऐप है। और यहां से जाके K जुड़ जाएगा, यानी N पर प्लस और K पर माइनस। कंसेप्ट क्लियर है, यानी इसको डेल माइनस डेल प्लस आपको लिखना है बच्चों, समझना है, केवल लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर गया। अब आगे क्या करेंगे, इसी का रिएक्शन जो है सर RX से करते हैं। किससे रिएक्शन करेंगे, अरे X पर माइनस का R पर प्लस का हो जाएगा, K किसको लेकर भागेगा, X को लेकर भागेगा, और यहां से R जुड़ जाएगा। R जुटेगा तो क्या हो जाएगा सर, तो R जुटेगा तो यहां से देखने का प्रयास कीजिए मजे से बच्चों, एकदम लिख कर आपको रिएक्शंस बता रहे हैं, ताकि आप भी परीक्षा में लिखने में डरिएगा नहीं बच्चों, आराम से ऐसे ही लिखिएगा। अब इसी रिएक्शंस को आगे प्रोसीड करेंगे। इसको बच्चों एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, किसके साथ, तो इसको आगे बढ़ा देते हैं बच्चों, आगे लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, हाँ कि नहीं, इससे आगे बढ़ा दिए सर। C डबल बॉन्ड O है सर, यहां भी C डबल बॉन्ड O है, हाँ कि नहीं। और रिएक्शन बच्चों यहां से N हो गया, यहां से सर R जुट गया। अब क्या करना है सर, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करना है, वो भी 2 मोल एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे सर। यहां भी बॉन्ड टूटेगा, यहां भी बॉन्ड टूटेगा, इसको OH मिलेगा, इसको OH मिलेगा, हाँ कि नहीं। और बच क्या जाएगा सर, यहां से उन्ना जुड़ जाएगा, दोनों जगह उन्ना जाकर जुड़ जाएगा, उन्ना ONA यहां जुड़ जाएगा, ONA, और R के साथ NH2 जुड़ जाएगा। तो देखिए सर R के साथ क्या जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन जुड़ गया, RNH2, यहां से 1 डिग्री अमाइन बन गया। तो गैब्रियल पी थैलामाइड सिंथेसिस का इसीलिए प्रयोग भी करते हैं, 1 डिग्री अमाइन का प्रिपरेशन के लिए प्रयोग करते हैं, यानी इसका इस्तेमाल 1 डिग्री अमाइन के लिए करते हैं। बच क्या जाएगा सर, तो बच गया तो हमारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां से CO हो गया सर, यहां से O अन्ना जुड़ जाएगा, यहां से C हो गया सर, और यहां से O अन्ना जुड़ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है, तो यानी गैब्रियल पी थैलामाइड सिंथेसिस से 1 डिग्री अमाइन का निर्माण होती है, यानी 1 डिग्री अमाइन is synthesized from Gabariel P thalamide synthesis, यानी Gabariel PHTHLA thalamide
सिंथेसिस से। नोट पॉइंट यही बच्चों कि 1 डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री अमाइन का निर्माण होती है बच्चों पी थैलामाइड सिंथेसिस से। अब लैंग्वेज लिखना होगा तो लैंग्वेज लिख सकते हैं बच्चों। लैंग्वेज कैसे लिखेंगे तो देखिए बच्चों, जब पी थैलामाइड का रिएक्शन पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो यहां बन जाता है पोटासियम साल्ट ऑफ पी थैलामाइड। पोटासियम साल्ट ऑफ पी थैलामाइड, पोटासियम साल्ट ऑफ पी थैलामाइड बन जाता है। फर्दर इसे बच्चों अल्काइल हैलाइड से ट्रीटमेंट करते हैं। अल्काइल हैलाइड से ट्रीटमेंट करेंगे बच्चों तो यहां से हमारे क्या जुड़ जाएगा सर, तो आर जाकर जुड़ जाता है, तो इसको बोलेंगे अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एन अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड क्या होगा, पी थैलामाइड, थैलामाइड, ठीक है। और इसे जब एक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो 1 डिग्री अमाइन बन जाता है। लैंग्वेज किसे लिखेंगे सर, तो व्हेन पी थैलामाइड इज ट्रीटेड विद पोटासियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन पी थैलामाइड इज ट्रीटेड विद पोटासियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म पोटासियम साल्ट ऑफ पी थैलामाइड, टू फॉर्म पोटासियम साल्ट ऑफ फर्दर इज ट्रीटेड विद अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म एन अल्काइल पी थैलामाइड, एन अल्काइल या अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड पी थैलामाइड बन जाता है। एंड फर्दर इट इज ट्रीटेड विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स फाइनली फॉर्म्स 1 डिग्री अमाइन, finally forms 1 डिग्री अमाइन is known as Gabriel P थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन। अब ये तो आ गया मॉडल सेट में, तो मे भी फाइनल में नहीं आएगा बच्चों, टेंशन नहीं लेना है। तो लिखेंगे कैसे सर, when P थैलामाइड is treated with potassium hydroxide, खत्म हो गया बच्चों, इसी रिएक्शन के साथ हमारा खत्म हो गया। when PHTHA P थैलामाइड is treated with aqueous पोटासियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस पोटासियम हाइड्रोक्साइड, लैंग्वेज लिख देते हैं बच्चों, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म, एंड फर्दर बच्चों इसी में कॉमा लगा देंगे, एंड फर्दर ट्रीटेड विथ अल्काइल हैलाइड, फिर अल्काइल हैलाइड से ट्रीटमेंट करते हैं बच्चों। एंड फाइनली ट्रीटेड विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन बन जाता है या प्राइमरी अमाइन। दिस इज नॉन एज व्हाट, इज नॉन एज, इसी को क्या कहते हैं सर, इज नॉन एज गैब्रियल पी थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन, इसी को कहते हैं गैब्रियल पी थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन। गैब्रियल PHTHLAMI पी थैला, मिट गया है? गड़बड़ा गया, सब तो गड़बड़ा गया, सब तो यहाँ से गड़बड़ा गया लगता है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, इरेज ज्यादा हो गया जिस वजह से गड़बड़ा गया, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा लिख दे रहे बच्चों। यहाँ से क्या लिखेंगे, फर्दर ट्रीटेड विद अल्काइल हैलाइड एंड फाइनली ट्रीटेड विथ ठीक है, फाइनली ट्रीटेड विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, अल्काइल हैलाइड हो गया। फाइनली ट्रीटेड विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन का निर्माण करता है। इज नॉन एज, इसी को कहा जाता है बच्चों गैब्रियल पी थैलामाइड सिंथेसिस, गैब्रियल पी थैलामाइड सिंथेसिस।
इसे ही गिबरेलिक पीथैलामाइड सिंथेसिस कहते हैं। यानी बच्चों पीथैलामाइड का रिएक्शन करेंगे एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, फर्दर इसे बच्चों रिएक्शन करेंगे किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ, फाइनली फिर रिएक्शन किससे करेंगे बच्चों, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे और बन जाता है क्या 1 डिग्री अमाइन। यानी इस रिएक्शन से 1 डिग्री अमाइन बनाने का विधि है। कैसे लेते हैं सर, तो पीथैलामाइड लेते हैं। सबसे पहले पीथैलामाइड लिखेंगे बच्चों, CO होगा, यहां से लिखेंगे CO होगा और यहां से N जोड़ देंगे और यहां से H जोड़ देंगे, इसे कहते हैं पीथैलामाइड। पीथैलामाइड पीथैलामाइड का रिएक्शन जो है सर किससे करते हैं, तो यहां से रिएक्शन करेंगे KOH सर, OH और H लेके निकल जाएगा तो यहां से क्या जुड़ जाता है और बन जाता है बच्चों पोटेशियम साल्ट ऑफ पीथैलामाइड। यानी C डबल बॉन्ड हो गया, यहां से C डबल बॉन्ड हो गया, यहां से नाइट्रोजन है, यहां से नाइट्रोजन है। ध्यान से देखिए बच्चों, यहां से K जुड़ जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, इसको पोटेशियम साल्ट ऑफ पीथैलामाइड कहते हैं, पोटेशियम साल्ट ऑफ पीथैलामाइड, पोटेशियम साल्ट ऑफ पीथैलामाइड। जैसे पोटेशियम साल्ट ऑफ पीथैलामाइड से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, C डबल बॉन्ड O, यहाँ से C डबल बॉन्ड O, क्लियर है। और यहाँ से क्या जुड़ जाएगा, यहाँ से रिएक्शन करेंगे RX के साथ, तो RX के मतलब N और X, K और X निकल गया तो R यहाँ से जुड़ जाएगा और यहाँ से बन जाता NR हो जाएगा, अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बोलते हैं इसको। और फर्दर बच्चों इसी का ट्रीटमेंट जो है सो फर्दर हम लोग किससे करते हैं, फर्दर यहाँ से था उसी को आगे बढ़ा दिया गया, उसी को क्या किया बच्चों, आगे बढ़ा दिया गया है। तो सेम टू सेम आपका क्या है, यहाँ R लिखा हुआ है तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। आगे बच्चों आगे है नेक्स्ट पेज लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, नेक्स्ट पेज। धन्यवाद बच्चों, आज का क्लास आपको मजा आया होगा और थोड़ा सा बच्चों बीच में थोड़ा सा इरेज वगैरह में प्रॉब्लम होगा तो कोई बात नहीं बच्चों, सभी बच्चों को धन्यवाद, यहाँ तक आपने ज्वाइन किया, मजे से एंजॉय किया होगा। अब इसके बाद बच्चों मॉडल सेट, बच्चों मॉडल सेट 2025 को बनाएंगे और ध्यान देंगे बच्चों, जो बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, मजा आया होगा तो लाइक कर लीजिए बच्चों। और हम जब आपको सॉल्यूशन कराएंगे तो लिख कर ही सॉल्यूशन कराएंगे, क्योंकि बच्चों परीक्षा में लिखने के लिए भी सीखना आपको अति आवश्यक है। तो धन्यवाद बच्चों, आज का क्लास इतना ही, सभी बच्चों को धन्यवाद। अगर आपको क्रैश कोर्स करना होगा तो CWH, क्या बोले, CWH ऑनलाइन एकेडमी में जाकर क्या कीजिए बच्चों, ऑनलाइन एकेडमी में जाकर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप बैच को बाय करते हैं तो आपको बच्चों जो फुल कोर्स पढ़ाया गया है वो भी फ्री मिलेगा, साथ ही साथ क्रैश कोर्स भी फ्री मिलेगा। ये सबसे बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां दोनों आपको मुफ्त में दिया जाएगा। केवल एक बार बाय करना है बैच को, वो भी 1500 रुपये में 5 सब्जेक्ट। धन्यवाद बच्चों, सभी बच्चों को धन्यवाद। 3 नवंबर से बैच चालू होने वाला